ये क्लासेस जो है वो आपको सवर्ण एजुकेशन ऐप के माध्यम से या फिर सवर्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुफ्त में मिल रही है। आज हम बढ़ते हैं एग्रीकल्चर में आगे और आज हम देखने की कोशिश करते हैं कि कृषि में सुधार की दिशा में क्या क्या सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं और उनकी हम थोड़ी सी समीक्षा करने वाले हैं। इसी दिशा में जो सबसे महत्वपूर्ण कदम था वो उठाया गया था 2003 में। क्यों ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। जब हम इसके संदर्भ में डिटेल में चर्चा करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। 2003 में क्या हुआ था? 2003 में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट कानून 2003 पास किया गया था। एपीएमसी एक्ट 2003 ठीक अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण कानून था। क्यों? क्योंकि इस कानून के माध्यम से विविध राज्यों में एपीएमसी मंडीज, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी मंडीज की स्थापना के संदर्भ में बातें की गई थी। देखिए पिछली क्लास में मैं आपको ये बात क्लियर बता चुका हूं क्या कि कृषि उत्पादों का विपणन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और विपणन की उचित सुविधाओं के अभाव में या फिर विपणन न हो पाने के कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विपणन ठीक से न हो पाने के कारण समस्याएं उत्पन्न होती है, इससे फसलों की बर्बादी होती है, किसानों को उनके उत्पादों का रिम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिल पाता है, उचित मूल्य नहीं मिल पाती है। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए एपीएमसी एक्ट जो है वो 2003 में बनाया गया। टू बी मोर प्रिसाइज आप जहां भी पढ़िएगा वहां आपको देखने को मिलेगा इसके आगे एक टर्म लिखा हुआ जो कि क्या है? मॉडल एपीएमसी एक्ट। अब यहां पर ये मॉडल है क्या? प्रश्न उठता है कि आखिर ये मॉडल क्या है। ठीक, प्रश्न उठता है कि ये मॉडल है क्या। ओके ये मॉडल क्या है? आप लोगों में से जिन लोगों को नहीं पता होगा या फिर आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जब आप लोग जो है ना वो पढ़ रहे होंगे पॉलिटी, तो उस टाइम आपको बताया जाएगा कि हमारे संविधान में अलग अलग सरकारों के लिए जो है वो कुछ चीजें आवंटित की गई हैं। बताता हूं एक सेकंड। जैसे कि संविधान में आप लोगों ने पढ़ा होगा, संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनमें से 7वीं अनुसूची आती है जिसमें क्या है कि कुछ विषय जो है वो अलग अलग वर्णित किए गए हैं। ठीक ना, कि केंद्र सरकार इन विषयों पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार इन विषयों पर कानून बना सकती है और एक है कंकरेंट लिस्ट जिस पर दोनों ही बना सकते हैं कानून। ठीक ना, तो एग्रीकल्चर जो है संविधान के 7वीं अनुसूची के राज्य सूची के विषय में आता है, यानी कि कृषि के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? कृषि के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। ठीक ना, संविधान में अनुच्छेद 246 आर्टिकल 246 क्लियर कट बात करता है कि किन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, किन विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है और किन विषयों पर दोनों के पास सकती है। तो यदि हम देखें शेड्यूल 7, ये देखिए दिख रहा, 7th शेड्यूल एक्सटर्नल अफेयर्स, 7th शेड्यूल दिख रहा, ये है 7वीं अनुसूची। अभी जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था आर्टिकल 246 अनुच्छेद 246 बता रहा था ना, इसी 7वीं अनुसूची में या इसी आर्टिकल 246 में राज्य सूची में 14वीं प्रविष्टि 14th एंट्री वो क्या है? एग्रीकल्चर है। अभी दिखाता हूं, ये देखिए ये है यूनियन लिस्ट के टॉपिक, यानी कि इन मुद्दों पर जो है वो कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास, यूनियन लिस्ट। इसके नीचे जब हम आते हैं लगभग 100 के आसपास है यूनियन लिस्ट में विषय, इन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। ये देखिए 97 हो गया। अब यहां से देखिए ये स्टेट लिस्ट स्टार्ट हो गया, यानी कि इन मुद्दों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकारों के पास है। जैसे कि पब्लिक ऑर्डर हो गया, इसीलिए ना पुलिस हो गया। ठीक, इसी में देखिए 14th नंबर एंट्री देख रहा, which talks about what? It talks about agriculture. ठीक, एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकारों के पास है। यही कारण है, दिस इज द सोल रीजन, यही कारण है कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उसको मॉडल कानून कहा जाता है।
यानी कि ये एक ढांचा है, ये एक ब्लूप्रिंट है। ये एक ब्लूप्रिंट है। केंद्र सरकार ने एक ब्लूप्रिंट बना के दे दिया है और राज्यों से अपेक्षा की जा रही है कि आप भी ऐसा ही कानून बनाइए अपने राज्य में। ये मतलब होता है मॉडल एक्ट का। तो 2003 में मॉडल एपीएमसी एक्ट बनाया गया, एपीएमसी एक्ट जो है वो जारी किया गया और राज्यों से ये अपेक्षा की गई कि वो राज्य सरकारें भी अपने अपने राज्य में ऐसा ही कोई संबंधित कानून जो है वो बनाएंगे, ऐसा ही कोई संबंधित कानून अपने राज्यों में बनाएंगे। ठीक, अब देखिए मॉडल एपीएमसी एक्ट में जो है वो क्या क्या प्रोविजन थे। मॉडल एपीएमसी एक्ट में प्रोविजन था क्या कि हर राज्य को कुछ कुछ क्षेत्रों पर क्या करना है, एक एपीएमसी मंडी की स्थापना करनी है। एपीएमसी को लिख लेते हैं एग्रीकल्चरल कृषि प्रोड्यूस उत्पाद मार्केटिंग कमेटी। ठीक ना, राज्यों से यह अपेक्षा की गई कि वो अपने राज्य में एपीएमसी मंडीज की स्थापना करेंगे, मंडी की स्थापना करेंगे। दूसरा, इस कानून के अंतर्गत ये भी प्रावधान किया गया कि इन मंडियों की स्थापना जो है वो यद्यपि राज्य सरकार करेगी, स्थापना राज्य सरकार करेगी, लेकिन इनका प्रबंधन जो है ना, इसका प्रबंधन, लेकिन प्रबंधन जो है वो कौन देखेगा, प्रबंधन देखने के लिए किसान होंगे, यानी कि किसान पूरा मैनेज करेंगे खुद ही। ठीक है ना, स्थापना राज्य सरकार चाहे करेगी, लेकिन इन एपीएमसी मंडीज का पूरा प्रबंधन देखने की जिम्मेदारी किनकी है, वो है किसानों की ही। ठीक ना, ये प्रोविजन किया गया इसके अंतर्गत। इसके लिए क्या निर्धारित किया गया, इसके लिए निर्धारित किया गया कि एक मंडी, एपीएमसी मंडी को मैं शॉर्ट में बस मंडी लिख रहा हूं, एक मंडी के क्षेत्र में आने वाले सभी किसान एक मंडी के क्षेत्र में आने वाले सभी किसान क्या करेंगे, आपस में चुनाव करके, निर्वाचन के माध्यम से, आपस में चुनाव के माध्यम से मंडी प्रबंधकों की नियुक्ति करेंगे, आपस में चुनाव के माध्यम से प्रबंधकों की नियुक्ति करेंगे। ठीक, यानी कि जो एक मंडी स्थापित है ना, इसका एक अपना एक क्षेत्र हुआ करता है। ठीक ना, इस क्षेत्र में जितने भी किसान आते हैं वो सब क्या करेंगे, आपस में से मंडी के प्रबंधकों का नियुक्ति करेंगे, यानी कि जो मैनेज करेगा मंडी को, जो अध्यक्ष होगा, जो बाकी जो है वो कोषाध्यक्ष होगा, इन सब की नियुक्ति जो होती है वो चुनाव के माध्यम से होती है। ठीक है, इसके अलावा इस कानून में क्लियर कट ये मेंशन कर दिया गया था क्या कि एक किसान, एक मंडी के क्षेत्र में आने वाले सभी किसान जो है ना, उनको अपना सामान जो है वो मंडी में ही बेचना होगा। ठीक ना, वैसे वो फ्री है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, यदि वो चाहे तो इस मंडी के बाहर भी अपना सामान बेच सकते हैं, अपना कृषि उत्पाद भी बेच सकते हैं, लेकिन यदि वो कृषि उत्पाद जो है इस मंडी के बाहर बेचते हैं तो ऐसा होगा कि अगली बार से इन मंडी के चुनावों में उनकी भागीदारी समाप्त कर दी जाएगी। ठीक ना,
तो यदि चाहे तो आप मंडी से बाहर अपना सामान बेच सकते हैं, लेकिन यदि आप बेचते हैं तो फिर आप मंडी की गतिविधियों में या मंडी के चुनाव वगैरह में जो है वो भागीदारी नहीं ले सकते हैं। और यदि आप मंडी में ही अपना आकर अपना उत्पाद बेचते हैं तो फिर क्या होगा, आप मंडी के निर्णयों में आपकी भागीदारी बनी रहेगी। तो संबंधित किसान, ये पॉइंट भी लिख लीजिए, संबंधित किसान अपना उत्पाद मंडी में ही आकर बेचे। संबंधित किसान अपना उत्पाद मंडी में बेचें। ठीक है, मंडी में ही बेचें। यदि नहीं तो चुनाव में भागीदारी समाप्त। ये पॉइंट भी समझ में आया? ये सब मॉडल एपीएमसी कानून के जो है वो प्रावधान है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट पता चल जाएगा, थोड़ा सा मुझे बस 15-20 मिनट का टाइम दीजिए, हम लोग पहुंच जाएंगे और आपको तब समझ में आएगा कि ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये भी प्रावधान था। राज्य सरकारों को कहा गया क्या कि एक मंडी में जो है वो अवसंरचनात्मक सभी सुविधाएं जो है वो प्रदान करनी है। अवसंरचनात्मक सुविधाएं सुविधा जैसे कि क्या, जैसे कि मान के चलिए भंडारण की सुविधा, जैसे कि नीलामी गृह, जहां पर खरीद बिक्री होगी, नीलामी होगी, नीलामी गृह। जैसे कि अन्य तराजू, बाट वगैरह होना चाहिए ना, तभी तो वजन किया जाएगा। पुलिस थाना, पुलिस, अलग अलग क्षेत्र से लोग आएंगे खरीद बिक्री के लिए, तो कोई विवाद वगैरह ना उत्पन्न हो जाए, इसीलिए आसपास में ही थाना स्थापित करने की बात की गई। तो यानी कि ये अलग अलग जो है वो अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने की बात की गई, जिसके लिए जिम्मेदारी किसकी थी, राज्य सरकारों की थी, कि राज्य सरकार जो है वो इन सुविधाओं को प्रदान करे। ठीक ना। इतना ही नहीं, इस पूरे कानून में ये भी स्पष्ट कहा गया क्या कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के बिचौलिए की नियुक्ति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के बिचौलिए की नियुक्ति नहीं। ठीक ना, यहां तक बात समझ में आ रहा? तो ये प्रावधान थे जिनके माध्यम से क्या किया जा रहा था, जिनके माध्यम से उद्देश्य था कि किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ना, किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ना। अर्थात क्या कि इन एपीएमसी मंडी में किसान जो है वो अपना उत्पाद लेकर जाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, वो यहाँ के भंडार गृहों में अपना उत्पाद रखेंगे और फिर अगले दिन जब अलग अलग क्षेत्रों से खरीदार यहाँ पर आ जाएंगे, खरीदार भी यही आएंगे, ये वो पॉइंट ऑफ सेल है जहां पर जो है वो खरीद बिक्री होने वाली है। यहाँ पर क्या होगा, एमएसपी, अगर उस उत्पाद से संबंधित एमएसपी है तो उस एमएसपी को एक बेंचमार्क के रूप में यूज किया जाएगा और उस एमएसपी के ऊपर नीलामी प्रारंभ होगी। जैसे मान के चलिए 20 रुपया केजी जो है वो गेहूं का हो गया है फिक्स पहले से ही एमएसपी, तो 20 रुपए से जो है वो नीलामी स्टार्ट होगी और मान के चलिए खरीदार जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसको जो है वो किसान अपना अनाज बेच देगा। ठीक है, तो ये थी पूरी व्यवस्था जिसको तैयार करने की बात की गई थी। इसमें कोई बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है, किसान अपना सामान लेके आ रहा है, खरीदार जो खरीदने आ रहा है वो अपना आ रहा है, दोनों के बीच में जो है वो प्रॉपर नीलामी के माध्यम से, प्रॉपर नेगोशिएशन नीलामी के माध्यम से क्या हो जाता है, वस्तुओं की खरीद बिक्री हो जा रही है। तो ये थी पूरी व्यवस्था मॉडल एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत। लेकिन
चूंकि था मॉडल एक्ट, तो बट ऑब्वियस है क्या कि राज्य सरकारों को ये बस ब्लूप्रिंट दिया गया था। जरूरी तो नहीं है कि राज्य सरकार जो है वो ऐसा ही बनाए बिल्कुल। तो अलग अलग राज्यों ने जो है वो अपने यहाँ जो एपीएमसी एक्ट बनाए, अलग अलग जो कानून बनाए, वो अलग अलग तरह के थे। वर्तमान में यदि हम देखें तो भारत में लगभग 7,000 के आसपास एपीएमसी मंडीज हैं, लगभग 7,000 एपीएमसी मंडीज हैं। कल फोटो दिखाया था आप लोगों को एपीएमसी मंडी का। एपीएमसी मंडी है जिनके माध्यम से क्या होता है, यही नीलामी और खरीद बिक्री होती है। ठीक, ज्यादातर राज्यों ने जो है वो अपने यहाँ जो है वो एपीएमसी कानून से संबंधित, एपीएमसी मंडी से संबंधित कानून बनाए और कानून बनाकर इन केंद्रों की स्थापना की। कुछ राज्यों ने जो है वो स्टार्टिंग में इसको अपनाया, बाद में जो है इसको रिवोक कर दिया। जैसे कि बिहार ने शायद 2005-6 में ही इस कानून को समाप्त कर दिया था अपने यहाँ। कई अन्य राज्यों में जो है वो ये कानून बने, एपीएमसी एक्ट बने, लेकिन उनका फॉर्म जो है ना, उनका तरीका जो था वो केंद्र के कानून से थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक ना, थोड़ा सा डिफरेंट, देखते हैं कितना डिफरेंट था। ठीक है, तो ज्यादातर राज्यों में जो कानून बने ना, इन कानूनों में क्या किया गया, इन कानूनों में मंडी टैक्स लगाया गया। अब हम बात कर रहे हैं राज्य सरकारों के कानूनों की। तो राज्य सरकारों ने जो कानून बनाए, इनमें मंडी टैक्स इंपोज किया गया, मंडी कर इंपोज किया गया, मंडी कर लगाया गया। यानी कि जो किसान यहाँ पर आके अपना उत्पाद बेचने वाला है ना, तो जितने में जो बेचेगा ना, जितने में वो बेचेगा उस पर एक पर्टिकुलर कर उसे देना पड़ेगा। ठीक ना, मंडी कर लगाना स्टार्ट किया। मंडी कर ही नहीं, इसके अलावा क्या थे, अलग अलग तरह के जो है वो टैक्स लगने लग गए। जैसे कि क्या है कि तराजू यूज किया तो उसका अलग से चार्ज दो, गोदाम यूज किया, भंडार गृह यूज किया तो उसका अलग से चार्ज दो, नीलामी गृह को प्रयोग किया उसका अलग से चार्ज दो। इस तरह के जो है वो बहुत सारे कर जो है वो लगाए जाने लग गए। इतना ही नहीं, राज्यों ने क्या किया, खूब सारे लाइसेंसधारी बिचौलियों की नियुक्ति की। कई राज्यों में लाइसेंसधारी बिचौलियों की नियुक्ति की गई। लाइसेंसधारी बिचौलियों की नियुक्ति की गई। इसके कारण क्या हुआ, लाइसेंसधारी बिचौलियों की नियुक्ति के कारण क्या हुआ कि जितने बिचौलिए उतना ज्यादा जो है ये अपने लिए जो है वो चार्ज, अपने लिए जो है वो कमीशन जो है वो चार्ज करते थे। इन समस्याओं के कारण क्या हुआ, यद्यपि मान के चलिए वो किसान का उत्पाद जो है वो एमएसपी पर बिका, एमएसपी पर बिका 20 रुपए पर, लेकिन ये कर देने के कारण, ये देने के कारण, ये देने के कारण, ये सब देने के कारण एक्चुअल में किसान के पॉकेट में जाता था पर केजी मान के चलिए 14 रुपया ही। अब एक बात बताइए, क्या उसको वास्तव में एमएसपी मिल पाया? नहीं ना, उसको एमएसपी भी नहीं मिल पा रहा। ठीक ना। तीसरी समस्या इसी कंटेक्स्ट में क्या देखी गई, क्या कि एपीएमसी मंडीज की दूरी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बहुत दूर, लगभग 200 से 250 किलोमीटर के आसपास की दूरी थी। दो एपीएमसी मंडीज के बीच में। अब इसके कारण क्या हुआ, अब जरा सोच के देखिए, यदि ट्रांसपोर्ट करके 200 किलोमीटर ले जाना पड़ेगा कृषि उत्पादों को, तो फिर क्या होगा, जब 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर जो है वो कृषि उत्पादों को ले जाना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, फिर समस्या क्या आएगी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, परिवहन का शुल्क, परिवहन की लागत बढ़ जाएगी, जिसके कारण पुनः जो है एक किसान को जो प्रॉफिट हो रहा है वो घट जाएगा। अब मान के चलिए लाने में, ले जाने में उसको 2 रुपया 3 रुपया फर्क पड़ गया, तो उसके पॉकेट में कितना आया, 12 रुपया ही तो आया। तो कहने के लिए ना बस एमएसपी 20 रुपए, ठीक ना, कहने के लिए एमएसपी 20 रुपए, मिला कितना उसको, एक्चुअल में उसको कितने का फायदा हुआ, उसको फायदा हुआ मात्र 12 रुपया का। ठीक, तो ये कई सारी समस्याएं थी, ये कई सारी समस्याएं थी जिनके कारण जो है वो एपीएमसी एक्ट में, एपीएमसी एक्ट का दुरुपयोग होने लग गया, और जिसके कारण जो जिस उद्देश्य से ये लाया गया था कि किसान और खरीदार के बीच में जो है वो डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश किया जाए, डायरेक्ट संपर्क स्टैब्लिश किया जाए, और किसानों को जो है वो ज्यादा लाभ मिल सके, कम से कम एमएसपी को बेंचमार्क बना के इसके ऊपर ही नीलामी हो, तो इससे किसानों को जो है वो एमएसपी से तो ज्यादा ही, एमएसपी तो कम से कम मिले ही। ठीक ना,
वो सारी संकल्पना जो है वो धरी की धरी रह जा रही थी। क्यों? क्योंकि इस एपीएमसी कानून का दुरुपयोग किया जा रहा था, या इसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जो इस लाभ को किसानों तक नहीं पहुंचने दे रहे थे। तो फिर इसी दिशा में द ईयर वॉज 2017, साल 2017 में केंद्र सरकार द्वारा मॉडल एपीएलएम एक्ट लाया गया। साल 2017 में केंद्र सरकार द्वारा मॉडल एपीएलएम एक्ट लाया गया। ये कानून क्या था? ये था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केट एक्ट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मॉडल। मॉडल क्यों कहा जा रहा है वो आपको पता है, मैं बता चुका हूं, ठीक ना। स्टेट लिस्ट प्रविष्टि नंबर 14, ठीक ना। संविधान का अनुच्छेद 246, स्टेट लिस्ट प्रविष्टि नंबर क्या? प्रविष्टि नंबर 14, जाके देख लीजिए। एग्रीकल्चर जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकारों के पास। तो इसीलिए केंद्र सरकार जो कानून बना रही है वो कौन सा कानून है? वो होगा मॉडल कानून, ठीक ना। तो मॉडल एपीएलएम एक्ट, इसको लिख लीजिएगा, मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड agricultural produce and livestock market and livestock market act। अब कल आप लोगों को मैंने लाइवस्टॉक का मतलब बताया था, तो लाइवस्टॉक देखते ही आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि यानी कि अब एपीएमसी मंडीज के माध्यम से केवल कृषि उत्पादों की ही नहीं, पशुधन की भी बिक्री हो सकेगी। लाइवस्टॉक का यही मतलब था, ठीक ना। तो थोड़ा सा दायरा बड़ा कर दिया गया 2017 में, और ये कर दिया गया क्या कि लाइवस्टॉक्स की भी खरीद बिक्री, यानी कि पशुधन की भी अब खरीद बिक्री इन एपीएमसी मंडीज के माध्यम से की जा सकेगी। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, कुछ नए संशोधन किए गए उन शोषणों को दूर करने के लिए। सरकार अभी तक यह समझ चुकी थी कि राज्य सरकारें जो है वो लाइसेंसधारी बिचौलियों की तो नियुक्ति करेगी ही, और इन बिचौलियों के माध्यम से शोषण होगा ही होगा। तो इस कानून में ही ये बोल दिया गया क्या कि बिचौलियों की नियुक्ति करो, लेकिन इन बिचौलियों का कमीशन जो है वो 2% से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि बिचौलियों का कमीशन बिचौलियों का कमीशन 2% निर्धारित कर दिया गया, 2% से ज्यादा नहीं। दो प्रतिशत से अधिक नहीं, ठीक। तो पहला तो प्रोविजन ये किया गया। इसके अलावा मंडी टैक्स जो मनमाने दरों पर जो वसूला जाता था, इस मंडी टैक्स को भी जो है क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया। इस कानून के अंतर्गत क्या बोल दिया गया कि मंडी टैक्स जो चार्ज करते हैं ना, उसको भी फिक्स कर दिया गया कि यदि फल एवं सब्जियां बेचने आए हैं, फल एवं सब्जियों के केस में मंडी टैक्स कितना होगा? मंडी कर 2% होगा। वही अनाजों के संदर्भ में यदि अनाज बेचने आए हैं तो अनाजों के संदर्भ में मंडी टैक्स कितना होगा? 1.5%, ठीक। इसको भी फिक्स कर दिया गया, यानी कि मंडी टैक्स और बिचौलियों के जो है वो कमीशन को जो है वो इसके अंतर्गत क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया, ठीक। इसमें यह भी बोल दिया गया कि चूंकि मंडियों के बीच में दूरी ज्यादा है, इस कारण से जो है वो किसानों को आने जाने में दिक्कत होती है और उनकी लागत बढ़ जाती है, परिवहन का कॉस्ट बढ़ जाता है। इस कारण से क्या किया गया कि निजी निवेश को बढ़ावा देने की बात की गई इसके अंतर्गत। निजी निवेश यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी आमंत्रित किया गया कि वो भी क्या करें, वो भी ऐसे मंडियों की स्थापना करें, और जो टैक्स मिलेगा ये उनके लिए उनका प्रॉफिट होगा। मतलब निजी निवेश को आकर्षित करने की बात की गई। निजी निवेश मंडी की स्थापना में, मंडी स्थापना में,
ये बात समझ में आया? निजी निवेश को बढ़ावा देने की बात क्या की गई, मतलब अभी एपीएमसी मंडीज तो हैं लेकिन दूर दूर हैं, तो दूर दूर होने के कारण क्या हो जा रहा है, किसानों को परिवहन करने में उनकी लागत बढ़ जा रही है। तो इस समस्या का निदान करने के लिए क्या किया गया, बोला गया कि निजी निवेश को भी बढ़ावा दिया जाए। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट लोग जो हैं या फिर प्राइवेट निवेशक जो हैं, वो लोग मंडियों की स्थापना करेंगे और जो मंडी टैक्स उनको मिलेगा 2% 1.5% पर परचेज पर सेल पर, उससे क्या करेंगे उससे वो उनके लिए लाभ का काम करेगा, उससे जो है उनका जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पर प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये कुछ प्रोविजन किए गए मॉडल एपीएलएम एक्ट के अंतर्गत, ठीक ना। ठीक, यद्यपि आपको पता ही है ये कानून भी अपने आप में मॉडल था, ठीक ना। तो जब मॉडल है तो बट ऑब्वियस है क्या कि राज्य सरकारें बाध्य नहीं है क्या कि वो बिल्कुल ऐसा ही कानून बनाए, ये तो ब्लूप्रिंट था ना, ये तो ब्लूप्रिंट था। तो अलग अलग राज्यों ने जो है वो कुछ कुछ अपने यहाँ कानूनों में सुधार किया, कुछ राज्यों ने नहीं किया। जिन लोगों ने कानून में सुधार भी किया तो क्या है, बोला गया था क्या कि एक बिचौलिया रखना है, वो भी 2% वाला। अलग अलग राज्यों ने क्या कहा कि कोई नहीं 2% ही देना है ना एक बिचौलिए को, तो ऐसा करते हैं कि बीच में बिचौलिए ही बढ़ा देते हैं, अब 5 कर देते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से जो है वो इसका मिसयूज होता रहा, कई कई राज्यों में तो मंडी कर भी जो है वो ज्यादा रही, इसे जो है वो राज्य की आय का भी एक स्रोत के रूप में देखा जाता रहा। तो ये कई सारे विवाद थे जो एपीएमसी मंडियों से संबंधित थे। सामान्यतः देखा जाता है एपीएमसी मंडियों में सामान्यतः देखा जाता है क्या कि किसानों को एमएसपी बस कहने के लिए होता है क्या कि एमएसपी पर से नीलामी स्टार्ट होती है, एमएसपी से 8 आना भी ज्यादा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जो बिक्री वाले मतलब जो खरीदार होते हैं इनमें पहले से ही कार्टलाइजेशन देखने को मिलता है क्या कि सब लोग जो है वो उतने पे ही बोलेंगे, ठीक ना। इसके अलावा क्या समस्या देखने को मिलती है, इतने ज्यादा कमीशन एजेंट होते हैं, बिना उसके जो है वो आप जो है खरीदार से संपर्क ही नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से बिचौलियों का जो है वो ठीक ठाक जो है वो प्रभुत्व देखने को मिलता है इन एपीएमसी मंडीज पर। इतना ही नहीं, यदि किसी भी तरह की सुविधाओं का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए टैक्स चार्ज जो है वो ज्यादा करना पड़ता है। यही तो कारण है कि हमें जो है वो इस तरह के फिगर्स देखने को मिलते हैं। किस तरह के फिगर्स देखने को मिलते हैं कि 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जो है वो क्या किया है, गाड़ी पर सामान लाद के ले गया है। किसान जो है वो 200-300 किलोमीटर जो है वो गाड़ी पर सामान लाद के ले गया और फिर क्या हुआ, विक्रम ये चीजें देखने को मिलती हैं कि किसान जो है वो भर के ले गया उत्पाद। अब जब एपीएमसी मंडीज में पहुंचा तो एपीएमसी मंडी में क्या है, कीमतें जो है वो इतनी कम लगा दी गई या फिर जो है वो इतने ज्यादा कमीशन चार्ज कर लिए गए। ये तो आपको दिखता ही होगा, देख रहे हैं सड़कों पर जो है वो टमाटर फेंक दे रहे हैं, ठीक। इन सब के पीछे कारण क्या है, अब जरा सोच के देखिए क्या किया है, किसान जो है वो 200 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करके लेके गया है सामान, ठीक। वहां पर जब गया तो पहले तो ये टैक्स दो वो टैक्स दो, इतने सारे बिचौलिए जिन सब के कारण क्या हो गया, चार्ज खूब सारा पहले ही लगा दिया गया। अब इसके बाद जो है वो जो खरीदार थे उन सब ने आपस में क्या किया, कार्टलाइजेशन कर लिया और ऐसे दाम पर उसके प्रोडक्ट की नीलामी हुई क्या कि अब उसके पॉकेट में कुछ भी नहीं बच रहा है, या बच भी रहा है तो बहुत कम बच रहा है। तो इसके कारण अब क्या हो गया है, अब किसान अपने उस उत्पाद को वापस गाड़ी में भर के घर भी नहीं ला सकता है। क्यों? क्योंकि घर लाएगा तो फिर से उसको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसे में फिर क्या होता है, एक किसान के पास रास्ता यही बचता है कि वो इरिटेट होकर क्या करता है, अपने उत्पाद को जो है वो सड़कों पर फेंक देता है कि हम नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि अरे उसकी लागत भी नहीं निकल रही है, जितना उसने पैसा लगाया था वो प्रॉफिट भी उतना भी नहीं निकल पा रहा है, तो कैसे सरवाइव कर पाएगा। तो इसी कारण से फिर क्या होता है, किसान जो है वो ऐसे ही परेशान होकर क्या करते हैं, अपने कृषि उत्पादों को सड़कों पर फेंक देते हैं। ये अक्सर आपको न्यूज़पेपर वगैरह में देखने को मिलता होगा इस तरह की घटना। अब बात समझ में आया कैसे जो है वो एपीएमसी मंडीज जो है वो शोषण के तंत्र बने हुए थे, ठीक ना। तो इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए या इन्हीं सब समस्याओं के कारण हमें साल 2020 में जो है वो
3 फार्म लॉज, 3 कृषि कानून देखे गए, जिसमें से जो पहला कानून था कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम, कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम, वो एपीएमसी मंडीज की इसी मोनोपोली को, इसी एकाधिकार को समाप्त करने की दिशा में बात करता था। अभी चर्चा करेंगे, पहले एक दूसरी समस्या को देख लेते हैं या दूसरे मुद्दे को देख लेते हैं। दूसरा कानून देख लेते हैं, विच इज रिलेटेड टू व्हाट, विच इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। द ईयर इज 2018, साल है 2018। मॉडल, अब आप लोग मॉडल का मतलब समझ गए होंगे। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लाया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आप हिंदी में लिख सकते हैं अनुबंध कृषि। अनुबंध कृषि कानून लाया गया। कारण मैं बता चुका हूं, क्यों? क्योंकि कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो केंद्र जो है वो केवल क्या कर सकती है, मॉडल कानून बना सकती है, बाध्यकारी कानून नहीं, मार्गदर्शक कानून बना सकती है, बाध्यकारी कानून नहीं बना सकती है, ठीक ना। तो इसी कारण से क्या किया केंद्र सरकार ने, मॉडल कानून बनाया। मॉडल तो ठीक है सर, ये अनुबंध कृषि का क्या मतलब है, ये भी तो बताइए जरा। तो पता है आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अनुबंध कृषि क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। बहुत चर्चा में सुने हैं सर, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आखिर है क्या? जरा बात को समझिएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या, अनुबंध कृषि है क्या? अनुबंध, अनुबंध का सिंपल सा मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि 2 पक्षकार होते हैं, इन दोनों पक्षकार के मध्य एक कानूनी दस्तावेज पर दस्तखत हो जाते हैं, ठीक ना। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया हम दोनों के बीच में, क्या कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है जिसका हम दोनों अनुपालन करेंगे। हम दोनों में से कोई भी यदि इस अनुबंध को तोड़ता है तो जो दूसरा होगा, दूसरा पक्षकार होगा, वो उसके ऊपर कुछ जुर्माने, कुछ जो है वो पेनल्टीज वगैरह इंपोज कर सकता है। तो इसी को हम सामान्य बोलचाल की भाषा में अनुबंध कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया क्या कि हम दोनों मिलके जो है वो एक बिजनेस सेटअप करेंगे, तो हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। सेम थिंग, इसी तरह का जब अनुबंध कृषि के संदर्भ में हो तो हम क्या कहते हैं, उसे अनुबंध कृषि कहते हैं। अनुबंध कृषि। एग्रीकल्चर की पहली दूसरी क्लास याद कीजिए, जब हम लोगों ने बात किया था कि भारतीय कृषि में क्या क्या समस्याएं हैं, तो उसमें हमने बात किया था कॉबवेब फेनोमेना, याद आया? मकड़जाल, ठीक ना, कॉबवेब फेनोमेना। क्या था कॉबवेब फेनोमेना? सर रिवाइज ही नहीं किया, कहां से याद रहेगा, पता है। कॉबवेब फेनोमेना क्या है? कॉबवेब फेनोमेना आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया था। क्या होता है कि जिस साल कृषकों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, उस साल क्या होते हैं, उनके प्रोडक्ट के प्राइसेस धड़ाम से गिर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, किसानों को नुकसान हो जाता है। जिस साल उनके उत्पादन कम रहता है, उस साल जो है वो फिर से कीमतें जो है वो आकाश छू रही होती है। तो कॉबवेब फेनोमेना, कॉबवेब फेनोमेना के कारण क्या होता है, किसानों के मन में हमेशा ये डर रहता है कि यदि उनका उत्पादन अधिक हुआ तो कीमतें जो है वो मार्केट में गिर जाएंगी। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए अनुबंध कृषि को लाया गया। अनुबंध कृषि क्या है कि एक किसान और एक खरीदार, वो खरीदार कोई एक निजी व्यक्ति भी हो सकता है, या कोई संस्था भी हो सकती है, या कोई कंपनी भी हो सकता है, ठीक ना, कोई भी हो सकता है। इन दोनों के मध्य क्या होगा कि फसल की बुआई से पहले ही एक अनुबंध हस्ताक्षरित हो जाएगा। इस अनुबंध में ये सारी चीजें क्लियर कट मेंशन होंगी कि कितना उत्पाद वो किसान से खरीदेंगे, किस क्वालिटी का उत्पाद रहेगा, किस कीमत पर खरीदेंगे, ये पहले से ही डिसाइड हो जाएगा। बात समझ में आया? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि एक किसान मैं क्या बोल रहा हूं कि एक किसान और एक खरीदार,
इन दोनों के मध्य जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, दोनों इस पर हस्ताक्षर करेंगे अपना। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर कट मेंशन होगा, सारी चीजें मेंशन होंगी, क्या कि कितना उत्पाद जो है वो ये इससे लेगा, 1 टन 2 टन 1 क्विंटल 2 क्विंटल, कितना जो है क्लियर कट मेंशन होगा। बुआई से पहले ही किस क्वालिटी का होगा ये भी पहले से ही मेंशन होगा। ऐसा नहीं क्या कि बाद में बोले नहीं तुम्हारे वाले आलू तो जो है वो ज्यादा सिकुड़े हुए हैं हम नहीं खरीदेंगे, तो क्वालिटी का भी कुछ स्टैंडर्ड वगैरह जो है वो पहले से ही डिसाइड रहेगा। और किस कीमत पर खरीदेंगे ये भी पहले से ही फिक्स रहेगा कि 10 रुपए किलो 15 रुपए किलो जो है पहले से ही क्लियर कट इसमें अनुबंध में मेंशन होगा, और दोनों क्या करेंगे इसके ऊपर हस्ताक्षर किए रहेंगे। अब जरा देखिए इसके क्या क्या फायदे हो रहे हैं। इसके दोनों को फायदे हैं, दोनों को, किसान को। अब किसान को कॉपवेव फेनोमेना की कोई टेंशन नहीं है, वो निश्चिंत है कि वो जितना उत्पादन करेगा पूरा का पूरा उतना जो है वो खरीदार जितना उसने प्लेज किया है वो खरीदेगा ही खरीदेगा, ठीक ना। प्राइस जो है वो पहले से ही फिक्स है, तो मार्केट में जो है वो सप्लाई बढ़ जाने के कारण अचानक से कीमतें गिर जाने का कोई डर नहीं है कि कीमतें क्रैश कर जाएंगी, ऐसा कोई डर नहीं है। तो कॉपवेव फेनोमेना से जो है वो किसान को संरक्षण मिल गया, उसको कोई टेंशन नहीं है, ठीक ना। दूसरी तरफ खरीदार में कौन हो सकते हैं, इंडिविजुअल हो सकते हैं। बट ऑब्वियस है बल्क में अगर खरीद रहा है तो केवल उपभोग के उद्देश्य से तो होगा नहीं, वो तो रॉ मटेरियल या इंडस्ट्री के पर्पज से होगा। तो इससे क्या होगा, इस खरीदार को भी टेंशन से मुक्ति मिलेगी या चिंता से जो है वो मुक्ति मिलेगी, क्या कि इसको जो है वो रॉ मटेरियल की सप्लाई होती रहेगी कि नहीं। अब एक बात बताइए, जरा सोच के देखिए, इस खरीदार को भी तो टेंशन रहता है ना कि अचानक से मान के चलिए कि सप्लाई शॉर्टेज हो गया और कीमतें आसमान छूने लग गई, तो इसको भी तो फिर रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो महंगा पड़ेगा। बात समझ में आया। तो इस कॉन्ट्रैक्ट से दोनों को फायदा हो रहा है, खरीदार को भी जो है वो एक निश्चित कीमत पर जो है वो अपने रॉ मटेरियल की आपूर्ति सुनिश्चित हो जा रही है, और किसान को भी जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो पहले से ही फिक्स हो जा रहा है कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। दिस इज व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑल अबाउट। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अनुबंध कृषि। इसी अनुबंध कृषि को लाने की दिशा में जो है वो क्या किया गया, इसी अनुबंध कृषि को लाने की दिशा में ये कानून बनाया गया, जिसका उद्देश्य था कि किसानों को एवं खरीदार को, इन दोनों को आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक ना, इन दोनों को आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक, ताकि बाजारी उतार चढ़ाव, कृषि उत्पादों के बाजारी उतार चढ़ाव से संबंधित समस्याओं का निदान किया जा सके, या बाजार में जो उथल पुथल अचानक से जो होती है ना कीमतों में, उससे इन दोनों को सुरक्षा प्रदान किया जा सके। दिस वाज द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑल अबाउट। मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या कि सर इसमें तो ये समस्या वो समस्या। एक बात बताइए, एज अ ब्यूरोक्रेट या आप जो बनने जा रहे हैं एक अधिकारी के रूप में, कोई भी बदलाव होता है ना, सब में चुनौतियां होती ही है। कि जीवन का एक मूल मंत्र बता रहा हूं, दुनिया में हर मनुष्य जो है ना वो यथास्थिति स्टेटस को मेंटेन रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि किसी तरह का चेंज जो होता है ना वो उसके अंदर इनसिक्योरिटी को जन्म देता है। तो हर तरह का बदलाव जो होता है ना वो चुनौतियों के साथ आता है, लेकिन इस चक्कर में हम बदलाव को स्वीकार करने से ही मना कर दे, ये अच्छा तरीका नहीं है। वी शुड एडमायर दैट चेंज। हाँ, अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उस कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा ना, उन कमियों को दूर करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। लेकिन इस चक्कर में अगर हम ये सोच लें क्या कि नहीं हम उस चेंज को जो है वो अडॉप्ट ही नहीं करेंगे। अभी कल परसों ही खबर आई थी ना, आप लोगों ने सुना होगा क्या कि जीएसटी से एक मंथ में कलेक्शन वो 1.87 लाख करोड़ हुआ है। इस अप्रैल में, अभी जो अप्रैल बीता है, एक महीने में जीएसटी का कलेक्शन जो है वो 1.87 लाख करोड़ हुआ है, ठीक ना। 2017 में जब इस कानून को भी लाया जा रहा था, जब जीएसटी को लाया जा रहा था, कितना हंगामा था, कितनी ज्यादा चुनौतियां थी, कैसे हो पाएगा, कैसे लागू होगा, इतने सारे लूप होल्स हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं। लेकिन एज अ ब्यूरोक्रेट, एज एक अधिकारी के रूप में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए कि कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से जो है वो पायलट प्रोजेक्ट करके, हम जो है उस पर रिसर्च करके अपने तरफ से फुल प्रूफ कानून बनाएंगे, अपने तरफ से फुल प्रूफ जो है वो पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे। हाँ, यदि उस पॉलिसी में इंप्लीमेंटेशन के बाद कोई कमियां यदि हमें दिखती है तो हम उन कमियों को सुधार करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस चक्कर में हम
चेंज को अडॉप्ट ही ना करें, ये तो कोई तरीका नहीं है। जरा सोच के देखिए 2017 में जब लागू हुआ था तब मुश्किल से जो है वो 70,000 करोड़ ऐसे जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो मिलता था, मतलब कलेक्शन हो पाता था। आज दिख रहा ना, अभी बजट पढ़ाऊंगा कल परसों में तो बताऊंगा कि पिछले पूरे साल ऑन एन एवरेज जीएसटी कलेक्शन हर मंथ का 1.5 लाख करोड़ के आसपास रहा है। तो धीरे धीरे सुधार होता है ना, धीरे धीरे सुधार होता है, धीरे धीरे बदलाव आते हैं, ठीक ना। अप्रैल का कलेक्शन अरे रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड, इससे ज्यादा जो है वो एक मंथ में कलेक्शन नहीं हुआ था। पढ़ाऊंगा जीएसटी, पढ़ाऊंगा टैक्सेशन वाले चैप्टर में जाएंगे ना, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा जीएसटी। देखिए यही तो मैंने भी बोला, क्या दिखा रहा है 2 डेज एगो, 2 दिन पहले का न्यूज है। जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन फॉर अप्रैल 2023 हाईएस्ट एवर, आज तक का सबसे ज्यादा कितना है 1.87 लाख करोड़। यही तो मैंने भी बोला। चलिए वापस आते हैं, तो ये अप्रोच रखिएगा हमेशा कि किसी चीज को जो है वो केवल इस कारण से रिजेक्ट मत कर दीजिएगा क्या कि इसके बारे में तो अंदाजा नहीं है, इस कारण से उसको रिजेक्ट करना इट्स नॉट अ गुड अप्रोच, ठीक ना। अब जरा सोच के देखिए, मैं जानता हूं क्या कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कुछ चुनौतियां हैं, ऑल दैट, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन जो कानून बनाया गया था ना, मॉडल कानून, इसमें ये बात क्लियर कट मेंशन की गई थी, मतलब इसके सैलिएंट फीचर देख रहे हैं तो इस कानून में ये बात क्लियर कट मेंशन की गई थी कि चूंकि यहाँ पर दोनों पक्षकारों में से किसान जो है वो कमजोर है, किसान जो है वो कमजोर पक्षकार है, अतः प्रावधान जो होंगे वो किसानों की तरफ झुके होंगे या किसानों के फेवर में झुके होंगे, अतः प्रावधान झुके होंगे। ये चीज क्लियर कट कानून में मेंशन था। क्यों? क्योंकि आपको क्या लगता है, क्या सरकार को ये बात नहीं पता है क्या कि किसान जो है वो यहाँ कमजोर पक्षकार है? तो यहाँ पर प्रावधान ऐसे बनाए गए थे क्या कि जो है वो किसान जो है वो किसानों को फायदा ज्यादा मिले या किसानों की तरफ झुके हुए हों। दूसरा प्रावधान इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को कल ही इसके बारे में बता चुका हूँ। इसके तहत बोला गया था क्या कि हम फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करेंगे, कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना करेंगे और इनके माध्यम से हम कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। कृषक उत्पादक संगठन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, इनको पक्षकार बनाया जाएगा। एक अकेला किसान को पक्षकार बनाना ज्यादा टफ है, ठीक ना, और उसकी बार्गेनिंग पावर कम है। लेकिन यदि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कई किसानों का एक समूह बनाकर यदि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कराया जाएगा तो एक अकेला थक जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब ज्यादा लोग हैं तो इनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, तो इनकी मोल भाव करने की क्षमता ज्यादा होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट में बार्गेन कर सकते हैं कि नहीं हम 10 रुपया में नहीं बेचेंगे, हम 15 रुपया चार्ज करेंगे। बात समझ में आया? एक अकेला किसान होता तो जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला था बोलता कि नहीं 10 में देना है तो दो, नहीं तो हम दूसरे के पास चले जाएंगे। लेकिन अब क्या है, एक क्षेत्र के सभी किसानों का एक समूह बना हुआ है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में एक क्षेत्र के सभी किसान एकजुट हैं, ठीक ना। तो अब एक किसान बेचता तो वो मुश्किल से 1 क्विंटल बेचता, लेकिन जब कई सारे किसान साथ में है तो ये तो कई टन बेच रहे हैं ना। तो फिर अब बायर के लिए भी, खरीदार के लिए भी इनको इग्नोर करके किसी और से कॉन्ट्रैक्ट कर लेना आसान नहीं है। बात समझ में आया? तो ये भी एक पॉइंट है क्या कि इसी के अंतर्गत मेंशन किया गया था कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषक उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देना है और कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं के माध्यम से करवाना है, ठीक ना। इसके अंतर्गत प्रावधान था क्या कि इन सभी कॉन्ट्रैक्ट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ब्लॉक एवं जिला स्तर पर, जिसके माध्यम से क्या किया जाए,
जिसके माध्यम से इस पूरे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे कि कुछ हिडन टर्म्स एंड कंडीशन ना हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होगा, बट ऑब्वियस है क्या कि वो स्ट्रक्चर का पहले से ही होगा। ऐसा नहीं है क्या कि कोई जो है वो कंपनी अपने हिसाब से इसके प्रोविजन में कुछ फेरबदल करवा देगा। मतलब खाका बना हुआ है, खाली तुम उसमें प्राइस डालो, कितना क्वांटिटी चाहिए, किस तरह की क्वालिटी का बेंचमार्क चाहिए, बस ये चीजें डाल सकते हो तुम। ऐसा नहीं है क्या कि वो जो छोटे छोटे नहीं होते हैं स्टार लगा के टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, तो वैसा वाला टर्म्स एंड कंडीशन नहीं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, बकायदा अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, उन अधिकारियों के माध्यम से पूरा प्रक्रम जो है वो करवाया जाएगा। ये भी इस कानून के अंतर्गत जो है वो क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक ना। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के अंतर्गत ये भी क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक। इनमें क्या जो है उत्पादन के पूर्व, उत्पादन के दौरान और उत्पादन के बाद में सभी प्रावधान जो है वो क्लियर कट मेंशन रहेंगे, ठीक ना। कि उत्पादन से पूर्व जो है वो खेत कैसा होना चाहिए, उत्पादन से पूर्व उत्पादन के दौरान के प्रावधान मेंशन होने चाहिए, और उपरांत यानी कि बाद के प्रावधान, ये सारी चीजें जो है वो क्लियर कट मेंशन रहेंगी इस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक ना। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे प्रावधान क्लियर कट मेंशन रहेंगे, ठीक ना। इतना ही नहीं, जितना प्लेज किया गया है अनुबंध में, जितना कहा गया है वो उतना पूरा का पूरा माल जो है वो खरीदना पड़ेगा। अनुबंधित मात्रा खरीदनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है क्या कि बाद में जो है वो तुम अनुबंध तोड़ दोगे, ठीक ना। वो फिल्मी गानों में होता है कि वादा तो टूट जाता है, लेकिन यहाँ वादा नहीं टूटेगा। अगर वादा टूटेगा तो क्या हो जाएगा, फिर पेनल्टी लगाया जाएगा, या फिर जो है वो उसको कोर्ट में सू किया जाएगा, या फिर कोर्ट की कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर वादा नहीं टूटेगा, तो अनुबंधित मात्रा जो है वो खरीदनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है क्या कि बाद में जो है ओपन मार्केट में सस्ता मिल रहा है तो खरीदार जो है वो ये बोलेगा क्या कि नहीं, हमने बोला था 1 क्विंटल लेकिन हम 50 किलो ही खरीदेंगे, ऐसा नहीं। तो अनुबंधित मात्रा जो है वो खरीदनी होगी। अगला प्रावधान इसी के अंतर्गत क्या था, अगला प्रावधान इसी के अंतर्गत था कि इस पूरे सिस्टम में फसल बीमा को जोड़ा जाएगा। फसल बीमा को जोड़ा जाएगा, यानी कि यदि मान के चलिए किसी कारण से फसल खराब हो जाती है तो फसल बीमा का तो लाभ मिल जाएगा ना कम से कम। क्यों, क्योंकि अब कृषि जो है कितना भी है लेकिन प्राकृतिक आपदाओं का कोई पता तो है नहीं। तो यदि मान के चलिए कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो ऐसे कंडीशन में फसल बीमा रहेगा तो कम से कम कुछ तो मुआवजा मिल जाएगा ना, तो फसल बीमा से जोड़ा जाएगा। अगला प्रावधान इसके अंतर्गत जो था, जरा ध्यान से समझिएगा, ये दोनों प्रावधान जिसके संदर्भ में सबसे ज्यादा चिंता बनी रहती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, ये दो प्रावधान को समझने की कोशिश कीजिए। क्या है प्रावधान, प्रावधान था कि खरीदार जो है या जो किसान के अलावा जो दूसरा पक्षकार है खरीदार, वो किसान की जमीन पर किसान की भूमि पर स्थायी अवसंरचना का निर्माण नहीं कर सकता। ठीक, यानी कि जो खरीदार है ना वो किसान की जमीन पर स्थायी संरचना, कोई स्थायी ढांचा, ऐसा नहीं है क्या कि कोई बिल्डिंग टाइप का बना दिया और बाद में जो है वो विवाद कर रहा है जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, तो ऐसा नहीं है क्या कि अब जो है वो वापस करो, या फिर जो है मुझे जो है वो सीमेंट गिट्टी बालू में जो है वो इतना खर्चा हुआ है तो इतना देना पड़ेगा, इस तरह का कुछ नहीं। तो कोई स्थायी ढांचा नहीं खरीद कर तो मतलब खड़ा कर सकता है, ठीक ना, कोई स्थायी ढांचा नहीं खड़ा कर सकता है। ठीक, दूसरी बात वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
ये पॉइंट अपने आप में जो है वो इसकी आधी से अधिक समस्याओं का समाधान है कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में जमीन को, किसानों की जमीन को विवाद में नहीं घसीटा जा सकता। मतलब क्या है इस पॉइंट का? इस पॉइंट का मतलब है कि चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो जाए, सॉल्यूशन के रूप में कभी ये नहीं निकाला जा सकता है क्या कि जमीन जो है वो दे देनी होगी किसान को। लेकिन ऐसा नहीं होगा, किसान की जमीन कभी नहीं छीनी जा सकेगी। किसान की जमीन किसी भी परिस्थिति में जो है वो नहीं छीनी जा सकती है। खरीदार का या जो भी बायर था, इसका किसान की जमीन के ऊपर कभी भी स्वामित्व स्थापित नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी कंडीशन हो। ये पॉइंट अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट था, ठीक ना। बाकी यदि हम अन्य पॉइंट्स की बात करें तो इसमें था क्या कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पशुधन से संबंधित भी हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकते हैं कई सारी कंपनियां या कई सारी फैक्ट्रियां जिनको दूध वगैरह का चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, या मान के चलिए मीट का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, या मुर्गी का जो पोल्ट्री वगैरह में डील करते हैं, तो इस तरह के भी हो सकते हैं, कुछ मत्स्य मछली वगैरह। तो पशुधन में भी ऐसे अनुबंध हो सकते हैं। पशुधन में भी ऐसे अनुबंध स्थापित किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट, इस पूरे प्रक्रिया में बट ऑब्वियस है क्या कि यदि कॉन्ट्रैक्ट है तो विवाद होने की भी संभावना है, तो इस पूरी प्रक्रिया में विवाद निपटारण तंत्र की भी स्थापना की जाए, विवाद निपटान तंत्र की भी स्थापना की जाए। विवाद निपटान तंत्र की स्थापना की जाए, ठीक ना। और ये जो पूरा अनुबंध कृषि है, ये जो पूरा मतलब किसी भी तरह का विवाद होगा तो अलग अलग अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, कुछ अलग से संस्थान स्थापित किए जाएं जिनके माध्यम से इन विवादों की जो है वो समय पर ज्यादा तीव्र गति से जो है वो सुनवाई हो सके, ताकि अरे सिंपल सी बात है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो विवाद उत्पन्न हो सकते हैं ना। एक बात बताइए, भारतीय कोर्टों के सामने जो इतने सारे जो केसेस पेंडिंग है, 5 करोड़ के आसपास जो केसेस पेंडिंग है, ये सब विवाद पर ही तो आधारित है कि एक आदमी को लग रहा है कि नहीं कानून का इंटरप्रिटेशन ऐसे होना चाहिए, दूसरे को लग रहा है नहीं ऐसे होना चाहिए, तभी तो ये सारे कोर्ट केसेस पेंडिंग है, ठीक ना। तो सिमिलरली इसमें भी विवाद निपटान तंत्र की स्थापना की बात की गई है। अगला पॉइंट, इस पूरे अनुबंध कृषि को, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को, इस पूरे अनुबंध कृषि को एपीएमसी के दायरे से बाहर कर दिया गया। एपीएमसी मंडी के दायरे से बाहर किया गया। बात समझ में आई? एपीएमसी मंडी के दायरे से बाहर कर दिया गया। अभी जस्ट एपीएमसी एक्ट में आप लोगों को बताया ना कि किसानों के लिए अपनी पहली उपज उस एपीएमसी मंडी में ही बेचना अनिवार्य था, ठीक ना। तो इस पूरा अनुबंध कृषि, ये अनुबंध कृषि जो होगा ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये एपीएमसी मंडियों के माध्यम से नहीं होगा, ये डायरेक्ट होगा वायर सेलर के बीच में, अलग से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर साइन होगा, उसके माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलेगा, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये दोनों कानून, ठीक ना। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? ये देखिए, ये है मॉडल अनुबंध कृषि कानून, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। मॉडल एक्ट था तो बट ऑब्वियस है केंद्र सरकार ने अपेक्षा की क्या कि राज्य सरकारें जो है वो इस ढांचे, इस ब्लूप्रिंट के आधार पर अपने अपने राज्य में कानून बनाएंगे, ठीक ना। लेकिन ज्यादातर राज्यों में जो है वो अलग तरह की समस्याओं के कारण, अलग तरह की अनिश्चितताओं के कारण इस तरह के कोई कानून बन नहीं पाए 2018 से लेकर 2020 तक। तो यहां तक क्लियर हो गया है ना, एपीएमसी एक्ट और मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट।
तो इसी दिशा में सरकार ने क्या किया, द ईयर वॉज 2020, 2020। कौन सा साल है, साल है 2020। क्या हो रहा है, पूरा भारत जो है वो कोविड महामारी से ग्रसित है, ठीक, चारों तरफ जो है वो लॉकडाउन चल रहा है। इन्हीं लॉकडाउन के बीच में संविधान में एक अनुच्छेद है जिसका नाम है आर्टिकल 123, जो क्या करता है, जो क्या करता है, अध्यादेश की शक्ति देता है, किसको, राष्ट्रपति को। सबसे पहले अध्यादेश के रूप में, क्योंकि संसद जो है वो कार्रवाई में नहीं थी, संसद बंद चल रहा था, तो सबसे पहले जो है वो अध्यादेश के रूप में 3 कृषि कानून को लागू कर दिया गया। यानी कि राष्ट्रपति के अध्यादेश में वही ताकत होती है जो कि संसद के कानून बनाने की शक्ति जो होती है उतनी ही ताकत होती है, ठीक ना। तो अध्यादेश के माध्यम से अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके 3 कृषि कानून को लागू कर दिया गया, 3 कृषि कानून को लागू कर दिया गया। ये अध्यादेश तभी तक काम करता है, आप लोगों को पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा, मैं पॉलिटी नहीं पढ़ाऊंगा, बस जितना काम का है बस उतना ही बता दे रहा हूँ। लेकिन ये अध्यादेश तभी तक लागू होता है जब तक संसद जो है वो अगली बार बैठती नहीं है। एक बार संसद जब बैठ जाती है, एक बार जब संसद बैठती है तो फिर उस अध्यादेश पर अलग से जो है वो संसद को वोटिंग करना होता है और उसको पास करना होता है, ठीक ना। तो जब बाद में जब कोविड महामारी थोड़ी सी थमी तो सितंबर अक्टूबर में जब संसद बैठी तो उसके बाद जो है वो इन 3 कृषि कानून को बाकायदा संसद से भी अनुमोदित करवा दिया गया, संसद से भी पास करवा दिया गया। और इस तरह से भारत में 3 कृषि कानून लागू हुए, जिसमें से सबसे पहला कानून जो था वो क्या था, वो था कृषि व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम। कृषि व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम 2020, ठीक। पहला कानून जो था वो इसमें कौन सा था, इसमें था कृषि व्यापार एवं वाणिज्य कानून अधिनियम 2020। दूसरा कानून था कृषि मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर करार अधिनियम। कृषि सेवाओं पर करार लिख लीजिए या अनुबंध लिख लीजिए, अनुबंध कानून 2020। पहले इन 2 कानून के बारे में देखते हैं, फिर जो है वो तीसरे कानून के बारे में चर्चा करेंगे। ऑल्दो आपको पता होगा कि कानून लागू हुए, खूब सारे विवाद हुए इसके संदर्भ में, लगभग 1-1.5 साल तक आप लोगों ने देखा वो महाराष्ट्र क्या बोलते हैं उधर पंजाब हरियाणा वगैरह वाला क्षेत्र, दिल्ली में खूब धरना प्रदर्शन, किसानों का आंदोलन लगभग 1-1.5 साल तक रहा। और उस 1 साल के बाद जो है वो मोदी जी सामने आए और सामने आकर उन्होंने बोला क्या कि हम किसानों को जो है वो इन कानूनों का जो है वो वास्तविक मर्म जो है वो नहीं समझा पाए, इसलिए जो है हम इन कानूनों को वापस लेते हैं। तो ऑल्दो कानून जो है वो रिवोक हो चुका है, लेकिन बस हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कृषि में उद्देश्य क्या था, महत्व क्या था इसका, ठीक ना, या फिर क्या इसके थ्रू जो है वो किया जा सकता था। चाहे सरकार ने जो है इस कानून को वापस ले लिया है, लेकिन इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं ना कहीं से वो चाहे डायरेक्ट इसको ना इंप्लीमेंट कर पाए, कहीं ना कहीं इस दिशा में ये दिखा रहा है कि सरकार का विजन क्या है, सरकार क्या करना चाह रही है एग्रीकल्चर में। तो इसीलिए हम बस थोड़ा सा संक्षेप में देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, ठीक है। पहला कानून जो कि क्या है, कृषि व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम 2020। जरा बात को समझिएगा, आपको एपीएमसी मंडी में पढ़ा चुका हूं, समझ में आ रहा। एपीएमसी मंडी, एपीएमसी मंडीज में क्या था कि किसानों को अपना उत्पाद जो है वो पहली बार एपीएमसी मंडीज में ही बेचना था, वहां पर जो है वो टैक्सेस वगैरह एंड ऑल दैट ये सारी चीजें थी ना। ये जो पहला कानून है इसने बोला क्या कि अब एक किसान जो है वो यदि चाहे तो अंतरराज्यीय या अंतरराज्यीय
अंतरराज्यीय का क्या मतलब हो गया, एक राज्य से दूसरे राज्य में। अंतरराज्यीय का क्या मतलब हो गया, एक ही राज्य में। जैसे लखनऊ का किसान जो है वो मान के चलिए नोएडा में बेच दे रहा है या नोएडा के खरीदार को बेच दे रहा है। इन सब तरह के जो भी कृषि से संबंधित व्यापार है ये एपीएमसी मंडीज के बाहर भी हो सकते हैं। ये एपीएमसी मंडी के बाहर भी हो सकते हैं। ठीक ना, एपीएमसी मंडी के बाहर भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इनफैक्ट इसी में ये भी कह दिया गया कि बाहर जो ये व्यापार होगा ना, खरीद बिक्री होगी, ये किसी भी प्रकार के कर से मुक्त होगी। इस पर कोई भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, एकदम कर से मुक्त होगी। सरकार का क्या कहना था, सरकार का कहना था कि इसके माध्यम से एक देश एक कृषि बाजार, एक देश एक कृषि बाजार की संकल्पना चरितार्थ होगी। एक देश एक कृषि बाजार की संकल्पना चरितार्थ होगी। वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट। क्यों? क्योंकि अब जरा सोच के देखिए, अभी क्या था कि एपीएमसी मंडीज में ही जाके तुम अपना माल बेच रहे हो। अब क्या है, सरकार ने बोल दिया इस कानून के माध्यम से कि तुम चाहो तो ऑनलाइन कहीं भी बेच सकते हो। तुम ऑनलाइन अपना बात कर लो, ऑनलाइन कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके माध्यम से क्या करो, तुम चाहो तो एपीएमसी मंडी के बाहर बेच सकते हो। तुमको जो है वो कोई तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो ये प्रावधान इसके अंतर्गत भी किए गए। यानी कि क्या था, ये एक सिस्टम था जो क्या कर रहा था, पूरे एपीएमसी सिस्टम को बाईपास कर रहा था। और इस बार सरकार ने आपने ये चीज गौर किया होगा कि यहां पर जब मैं कानून का नाम लिख रहा था तो मैंने कहीं भी मॉडल नहीं लिखा है। बात समझ में आया? मैंने कहीं भी मॉडल टर्म को यूज नहीं किया है, मैंने सिंपली जो है वो कानून लिखा है। यानी कि इस बार जो केंद्र सरकार ने कानून बनाए थे ना, ये बाध्यकारी कानून थे, ये मानने वाले कानून थे, ये मॉडल नहीं थे, ये ब्लूप्रिंट नहीं थे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब से आपने स्टार्ट किया है आज की क्लास तब से तो आप कई बार बता चुके हैं कि कृषि जो है वो तो राज्य सूची का विषय है, तो सर इस बार जो है वो केंद्र सरकार ने कैसे कानून बना लिया? ठीक ना, तो खैर ये बात जो है वो हमें भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि यही तो मुद्दा गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट को इस पर डील करना था। अब चूंकि ये कानून ही विड्रॉ हो चुका है तो बट ऑब्वियस है कि अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी नहीं आएगा इस पर। लेकिन 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 सरकार ने जो अपना पक्ष रखा था वो मैं जरूर आपको बता देता हूं। क्या कि सरकार ने क्या बताया कि आखिर उसने कानून बना कैसे दिया। ये देखिए, ये 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची आपकी आंखों के सामने। ठीक ना, केंद्र सरकार ने क्या कहा कि इस 7वीं अनुसूची में ही कंकरेंट लिस्ट, मैंने बताया ना 3 तरह के लिस्ट होते हैं। एक होते हैं यूनियन लिस्ट, यानी कि जिन पर केंद्र सरकार के पास शक्ति होती है कानून बनाने की। दूसरे होते हैं स्टेट लिस्ट, जिनके ऊपर, जिन विषयों के ऊपर जो है वो राज्य सरकारों के पास शक्ति होती है कानून बनाने की। ठीक ना, और तीसरे होते हैं कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। इन पर कानून बनाने की शक्ति दोनों के पास होती है, केंद्र सरकार के पास भी होती है और राज्य सरकारों के पास भी। और यदि दोनों के कानून में किसी भी प्रकार का टकराव होता है, यानी कि यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कानून में किसी तरह का टकराव होता है तो केंद्र सरकार के कानून को वरीयता दी जाती है। यहां तक बात समझ में आया? तो जरा देखिए, इसी कनकरेंट लिस्ट में एंट्री नंबर, प्रविष्टि नंबर 27, ये देखिए इसी में कंकरेंट लिस्ट में एंट्री नंबर से 33 दिखाता हूं। ये देखिए, नंबर, ये देखिए, ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि व्यापार एवं वाणिज्य इन व्हाट, इन फूड स्टफ्स। फूड स्टफ्स मतलब क्या हो गया, खाद्यान्न। बात समझ में आया? ये मैं कंकरेंट लिस्ट दिखा रहा हूं, कंकरेंट लिस्ट क्लियरली बोल रहा है ट्रेड एंड कॉमर्स। किसके ट्रेड एंड कॉमर्स में? ये 33 के ही ABCD है। ठीक ना, 33 के ही ABCD है। क्या बोल रहा है? ट्रेड एंड कॉमर्स इन फूड स्टफ्स, यानी कि खाद्यान्न, इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल सीड्स, ऑयल्स,
यानी कि तिलहन वगैरह इन सबको जोड़ लो, कैटल फॉडर, कैटल फॉडर यानी कि पशु चारा वगैरह, रॉ कॉटन, रॉ जूट, इन सब में किसी भी तरह का यदि क्या करना है, ट्रेड एंड कॉमर्स करना है, यानी कि व्यापार एवं वाणिज्य करना है, तो इसके संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति किसके पास आ जा रही है, कंकरेंट लिस्ट में। और कंकरेंट लिस्ट में चूंकि ये मुद्दा मेंशन्ड है, तो केंद्र सरकार ने क्या कहा कि हम इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। अब ये मुद्दा गया था सुप्रीम कोर्ट में, बट ऑब्वियस है क्या कि विवाद का एक बड़ा मुद्दा ये भी था कि राज्य सूची का विषय है कृषि, तो कृषि के ऊपर केंद्र सरकार ने कानून कैसे बना दिया। तो केंद्र सरकार का पक्ष ये था, बाकी सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देती इससे पहले ही कानून वापस हो गया है। ठीक, तो ये वो प्रावधान था जिसके बेसिस पर कानून बनाया गया था। यहां तक बात समझ में आ गया। ठीक, तो सरकार ने इस आधार पर कानून बनाया। अब देख रहे हैं इन प्रोविजंस के माध्यम से, आप जरा सोच के देखिए, इन्हीं प्रावधानों के माध्यम से हल्ला होने लग गया पूरे भारत में क्या कि अब जो है वो सरकार एपीएमसी मंडीज को समाप्त करना चाह रही है। क्यों? क्योंकि आलोचकों का तर्क ये था कि जब एपीएमसी मंडी के बाहर कोई टैक्स लग नहीं रहा है, तो किसान मूर्ख थोड़ी है कि वो एपीएमसी मंडी में जाकर अपना सामान बेचेगा और टैक्स देगा। तो यानी कि आज नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद धीरे धीरे तो एपीएमसी मंडी में कोई किसान जाएगा ही नहीं, और इसके कारण क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सारी एपीएमसी मंडियां ही बंद हो जाएंगी। तो यही विवाद था। विवाद का क्या था कि सरकार जो है वो इनडायरेक्टली एपीएमसी मंडीज को बंद करवाना चाहती है। ठीक है, दूसरा इसी के संदर्भ में विवाद जो आलोचकों का तर्क था, लिखवा नहीं रहा हूं या मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि कानून रिवोक हो चुका है। अगर कानून रहता तो फिर मैं ये डिटेल में आपको बताता, बस आपको एक व्यू क्लियर करना चाह रहा हूं। दूसरा इसी का विवाद था, इसी के पक्ष में विरोध ये था कि एपीएमसी मंडीज में एक बेंचमार्क होता है कि नीलामी जो है वो एमएसपी पर ही शुरू होती है। ठीक ना, तो आलोचकों का एक तर्क ये भी था कि जब भविष्य में 1-2 साल के बाद जब एपीएमसी मंडीज ही बर्बाद हो जाएंगी, तो बाहर में ये जो खरीदार और किसान के बीच में जो ये लेन देन हो रहा है, कल वो ये बोलने लग जाएगा खरीदार क्या कि हम एमएसपी से नीचे ही माल खरीदेंगे। क्योंकि एपीएमसी मंडीज बर्बाद हो चुकी हैं, तो अब किसानों के पास विकल्प ही नहीं रहेगा एपीएमसी मंडीज में जाने का। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, एमएसपी की संकल्पना जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। यही कारण है कि आपने देखा होगा पूरा जो ये जो किसान आंदोलन था ना, इसमें एक सबसे प्रबल मांग क्या थी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दो। बात समझ में आया। एमएसपी चैप्टर में मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं कि भारत में एमएसपी किसी कानून के माध्यम से लागू नहीं है। ठीक ना, सीएसीपी एक संस्थान है जो रिकमेंड करती है, और सीसीईए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों से संबंधित कैबिनेट कमेटी इसको लागू करती है। जब चाहे सरकार तब इसको खत्म कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है। अब समझ में आ रहा, 3 कृषि कानून के संबंध में जो पूरा आंदोलन था, उसमें क्यों ये मांग थी सबसे प्रबल कि एमएसपी का को जो है वो कानूनी दर्जा दिया जाए। क्यों? क्योंकि कल जब एपीएमसी मंडी समाप्त हो जाएंगी, तो फिर शोषण का तंत्र ना बन जाए। क्यों? क्योंकि एमएसपी तो कोई कानून है नहीं, तो मानना तो बाध्यकारी है नहीं। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक, तीसरा जो इसके संदर्भ में विरोध था, वो ज्यादातर उन राज्य सरकारों की तरफ से आया जो अच्छा खासा मंडी टैक्स वसूलते थे, तो उनको लग रहा था क्या कि अब जो है वो राजस्व हानि होगी ना। अरे मंडी टैक्स के रूप में ठीक ठाक माल आता था, तो अब वो राजस्व हानि होगी। इस कारण से कुछ राज्यों में जो है वो ज्यादा देखने को मिला। टू बी मोर प्रिसाइज आपको बताऊं, गेहूं और चावल ये 2 ऐसे उत्पाद हैं जिनका सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट होता है एमएसपी मतलब एपीएमसी मंडीज के माध्यम से, सबसे ज्यादा जिनकी खरीद होती है। ठीक ना, तो ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन दोनों का 80% मात्र 3 राज्यों से ही हो जाता है, जिसमें टॉप पर है पंजाब। ठीक ना, टोटल जितना भी केंद्र सरकार द्वारा या सरकारों द्वारा गेहूं का प्रोक्योरमेंट होता है, उसका लगभग 33% अकेले पंजाब से होता है। अब समझ में आया क्यों जो है एपीएमसी मंडी बंद होने से या एपीएमसी मंडी पर समस्या आने से सबसे ज्यादा दर्द उधर ही क्यों हो रहा था। इसके पीछे कारण यही था। मैं नहीं बोल रहा हूं, दिखा रहा हूं आप लोगों को। मैं क्यों अपने मुंह से कोई भी डाटा बोलूं, आपको दिखाता हूं। ठीक ना, बोल हम रहे हैं लेकिन शब्द जो है वो रिसर्च पर बेस्ड है। दिखाता हूं। बस वो आर्टिकल मिल जाए।
अभी नहीं मिलेगा तो मैं कल दिखाऊंगा, लेकिन दिखाऊंगा जरूर आप लोगों को। एक मिनट मुझे टाइम दीजिए, ये आर्टिकल दिखाता हूं आपको। मैं बस कीवर्ड खोजना चाह रहा हूं कि क्या था रिपील ऑफ एग्री लॉज। एक सेकेंड, हो जा बैक। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, 29 नवंबर 2021 का आर्टिकल है। ठीक, अब जरा यहाँ पर गौर फरमाइए। क्या हुआ, ठीक से लोड नहीं? ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, डेटा खोजना। अभी लोड हो रहा है, इसको थोड़ा सा लोड होने दीजिए, इसमें कई सारे इमेजेस हैं जो काम के हैं। इतना स्लो देखें। कोई नहीं, थोड़ी देर में जब तक ये लोड होता है होने दीजिए, बताता हूँ। अभी लोड ही हो रहा ना, घूम रहा है, यहाँ इमेजेस आने हैं, उन्हीं चार्ट के थ्रू तो सब कुछ समझाना है। कोई नहीं, तो हम क्या देख रहे थे कि इसके विरोध के पीछे कारण क्या था। तो विरोध के पीछे कारण पहला तो क्या देखा हमने कि एपीएमसी मंडीज बर्बाद हो जाएंगी। दूसरा हमने कारण देखा कि एमएसपी जो कानूनी अधिकार नहीं है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो रिवोक हो जाएगा। तीसरा क्या था, कई राज्य सरकारों ने इसका इसलिए भी विरोध किया, क्यों? क्योंकि इसके कारण क्या हो जाएगा, उनको राजस्व हानि होगी, मंडी टैक्स के रूप में जो कलेक्शन हो रहा था वो हानि होगी। चौथा, इसके पीछे क्या कारण था, कुछ लोगों का यह भी तर्क था कि इन एपीएमसी मंडीज पर एक बहुत बड़ी आबादी निर्भर है, तो यदि ये एपीएमसी मंडीज बर्बाद हो जाती है ना, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कि उन परिवारों के लिए रोजगार के स्रोत समाप्त हो जाएंगे। तो ये कुछ अलग अलग आधार थे जिसके बेसिस पर इस कानून की आलोचना की गई। ठीक है, इसकी आलोचना की गई। इतना ही नहीं, अब जरा देखिए, हमने देखा कि कुछ खास राज्यों में, ये पूरा देखा ना, कुछ खास राज्यों में जो है वो इसके पीछे विरोध ज्यादा देखने को मिला। अब जरा चार्ट देखिए, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उन डेटा को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हाउ एमएसपी रेट्स इंक्रीज, ये दिखा रहा है कि कैसे कैसे एमएसपी की दरें जो है वो बढ़ी हैं। ये वाला जो लाइट ग्रीन जो है वो कलर वो धान को दिखा रहा है, और जो डीप ब्लू कलर जो है ना वो गेहूं को दिखा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि कैसे कैसे जो है वो गेहूं की एमएसपीज में वृद्धि हुई है। ये देखिए सारे प्राइसेस दिखा रहा है। 2021-22 में जो है वो धान के लिए एमएसपी कितना था, 1940, इसकी बात नहीं। यहाँ देखिए आगे ये चार्ट भी दिखा रहा है कि एमएसपी कैसे, ये सारे ऑफिशियल सोर्सेज से इसने, मतलब जैसा ये क्लेम कर रहा है, सोर्स क्या है, farmers.gov.in, यानी कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ भी देखिए फिगर्स इन लाख टन, ठीक दिखा रहा, लोड ही नहीं हो रहा पूरा। ये चार्ट दिखा रहा है कि कैसे जो है वो एमएसपी में चेंज हुआ है, उतार चढ़ाव कैसे कैसे देखने को मिला है। ये है पॉइंट जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको। क्या है पॉइंट, जरा गौर कीजिए। यहाँ क्या दिखा रहा है, यहाँ दिख रहा है हमें कि पंजाब में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, राइस धान का प्रोडक्शन कितना हुआ है, 121 लाख टन।
लेकिन प्रोक्योरमेंट कितना हुआ है पंजाब से? प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीद, खरीद कितनी हुई है पंजाब से? पंजाब से खरीद हुई है 135 लाख टन, यानी कि जितना प्रोडक्शन हुआ है उससे ज्यादा प्रोक्योरमेंट खरीद हुआ है। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे कारण हो सकता है जादू कि जितना उगाया है ना उससे ज्यादा खरीद हो रही है। यहां से बताता हूं क्या है इसके पीछे कारण। यहाँ ये देखिए, बस आगे देखिए, आगे देखिए आप, प्रोक्योरमेंट इन लाख टन। ये देखिए, ये डेटा देखिए क्या दिखा रहा है। ये डेटा क्या दिखा रहा है? ये डेटा दिखा रहा है कि 3 स्टेट्स, 3 राज्यों ने ऑलमोस्ट 85% ऑफ टोटल वीट प्रोक्योरमेंट किया है, से किया जाता है केवल 3 राज्यों से। पंजाब अकेले, अकेले पंजाब भारत में जितना भी वीट की प्रोक्योरमेंट होती है ना, जो खरीद होती है, गेहूं की जितनी खरीद होती है केंद्र द्वारा या राज्यों द्वारा, जितनी भी पूरी खरीद होती है उसका 33% अकेले पंजाब से होता है। 33% के ही आसपास मध्य प्रदेश से होता है और 19% के आसपास जो है वो हरियाणा से होता है। बात समझ में आया? ठीक ना? 33% के आसपास पंजाब से, 33% के आसपास मध्य प्रदेश से और 19% के आसपास हरियाणा से, यानी कि 3 राज्यों से ही 85% हो जाता है। ये पॉइंट भी समझ में आया? ठीक, ऐसे ही देखते हैं जरा धान का, धान का क्या हाल है। राइस प्रोक्योरमेंट देख रहा, राइस प्रोक्योरमेंट केवल पंजाब से 22.7%, दूसरे नंबर पर है तेलंगाना और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। ठीक, देख रहा 3 राज्यों से कितना ज्यादा होता है। अब सिंपल सी बात है, इन्हीं राज्यों से ज्यादा प्रोक्योरमेंट होता है, ज्यादा खरीद होती है, तो यानी कि एपीएमसी मंडीज पर निर्भरता इन्हीं राज्यों में ज्यादा है। और इन्हीं राज्यों में एपीएमसी मंडीज पर निर्भरता होने के कारण इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा विवाद देखने को मिला। ये पॉइंट समझ में आया कि सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट इन्हीं राज्यों से होता है एपीएमसी के माध्यम से, इसी कारण से इन राज्यों में ज्यादा विवाद देखने को मिला। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मध्य प्रदेश से भी तो 33% है, तो मध्य प्रदेश में सरकार भी बीजेपी की ही है तो इतना तो आप लोग समझते हैं ना कि यदि केंद्र में और राज्य में जो है वो सेम तरह की सरकारें हो तो उतना ज्यादा विरोध नहीं होता है। अलग पार्टी की सरकार तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, इतना तो आप लोग भी पॉलिटी जानते हैं, पॉलिटिक्स जानते हैं। हरियाणा में भी 19%, तो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, तो खैर कोई नहीं, लेकिन फिर भी पंजाब से सबसे ज्यादा हमें विरोध देखने को मिला। इसके पीछे कारण ये भी समझ में आया। और रही बात ये वाला पॉइंट जो आप लोगों को नहीं समझ में आया कि सर ये जादू कैसे हुआ कि प्रोडक्शन कम है लेकिन खरीद ज्यादा हो रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो इसके पीछे कई एक्सपर्ट का ओपिनियन क्या है कि इसका ये मतलब होता है कि ये पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में क्या करते हैं, पंजाब वगैरह वाले ये किसान क्या करते हैं, बाकी आसपास के राज्यों से जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे कि मान के चलिए हिमाचल हो गया या बिहार वगैरह, इन राज्यों से क्या करते हैं, आते हैं और किसानों से औने पौने दाम में जो है वो सामान या फिर उत्पाद जो है वो खरीद कर ले जाते हैं और अपने यहाँ एमएसपी पर क्या करते हैं, एपीएमसी मंडीज में बेच लेते हैं। बात समझ में आया? इसी कारण तो देख नहीं रहे हैं, प्रोडक्शन कम है, प्रोक्योरमेंट ज्यादा है। तो ये अलग अलग तर्क थे, ये अलग अलग तर्क थे। वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर। ठीक, तो ये अलग अलग तर्क थे। सरकार ने क्या किया काउंटर में? सरकार ने तर्क दिया। सबसे पहली बात तो सरकार ने बोला कि यदि हमें एपीएमसी मंडीज को हटाना ही था, यदि एपीएमसी मंडी को बंद ही करना था, तो हम इस पूरे कानून में सिंपली एक लाइन लिख देते कि एपीएमसी मंडीज को हम समाप्त करते हैं। हमको इतना ज्यादा चोचला करने की आवश्यकता ही क्यों थी, हम समाप्त कर देते ना सिंपली, ठीक ना? तो
सरकार ने कहा क्या कि हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, हम तो बस किसानों को विकल्प देना चाह रहे हैं कि केवल तुम्हारे पास एपीएमसी मंडी के माध्यम से ही अपने उत्पादों को बेचने का विकल्प नहीं है। यदि तुम चाहो तो एपीएमसी मंडी के बाहर भी डायरेक्टली ऑनलाइन या किसी भी तरह से जो है वो तुम अंतरराज्यीय या अंतरराज्यीय, एक राज्य के अंदर ही चाहे एक राज्य से दूसरे राज्य में, जहां चाहो तुम अपना सामान बेच सकते हो। तभी तो एक राज्य एक देश एक कृषि बाजार की जो है वो संकल्पना चरितार्थ हो पाएगी। तो सरकार ने अपनी तरफ से ये तर्क दिया। दूसरी तरफ सरकार जो बाकियों का ये तर्क था कि इसके माध्यम से सरकार जो है वो एमएसपी को समाप्त करना चाह रही है। सरकार ने बोला क्या कि ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें प्रोविजन मेंशन। तो यदि हम एमएसपी को समाप्त करना चाह रहे होते तो फिर से हम क्या करते, हम सिंपली उसकी कानून में मेंशन कर देते कि एपीएमसी खत्म, मतलब एमएसपी खत्म। लेकिन हमने ऐसा तो कुछ नहीं किया है, हम तो एमएसपी को धीरे धीरे बढ़ा ही रहे हैं। हम तो A2 प्लस FL पर 50% अधिक देना हमने स्टार्ट किया है। तो सरकार के ये तर्क थे। इतना ही नहीं, जो बाकी तर्क था कि राज्य सरकारों को जो है वो इससे राजस्व में नुकसान होगा, या एपीएमसी मंडीज पर जो एक बहुत बड़ा वर्ग निर्भर है वे बेरोजगार हो जाएंगे। तो सरकार ने कहा कि एक बार कानून का नाम तो देखो, कानून का नाम क्या है, कृषि व्यापार एवं वाणिज्य कानून। इसमें कहीं भी दिख रहा है कि बिचौलिया व्यापार एवं वाणिज्य कानून। तो जब हमारे कानून का उद्देश्य ही किसानों का भलाई करना है, हम बिचौलियों के लिए थोड़ी कानून बना रहे हैं कि उनका परिवार चलता रहे। हमने तो कानून इसलिए बनाया है ना ताकि किसानों का भला हो। बात समझ में आया? तो ये थे दूसरे तर्क। यद्यपि अभी आपको ये मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं आपको दिखा रहा था, एक व्यू क्लियर कर रहा था ताकि आपको ये समझ में आए एग्रीकल्चर में विपणन, मार्केटिंग या एपीएमसी मंडी से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं। ये पहला कानून क्लियर हुआ। दूसरा कानून जो क्या था, किसान मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर करार अधिनियम। ये क्या था, इसी को आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। ये वही था, पहले गवर्नमेंट ने मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लागू किया 2018 में, लेकिन राज्यों ने जो है वो इस संदर्भ में कानून बनाया ही नहीं। केंद्र सरकार ने कहा क्या कि चलो हम खुद ही कानून बना देते हैं, और इसी दिशा में क्या किया सरकार ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पर वो दूसरा वाला कानून बना दिया, जिसके अंतर्गत क्लियर कट वही सारे प्रोविजन मेंशन्ड थे। थोड़ा सा उसी चीज को और ज्यादा क्लेरिफाई किया गया था कि क्या है, विवाद निपटारण तंत्र या इन सब में जो है वो ब्लॉक लेवल पर या जिला लेवल पर एसडीएम वगैरह को जो है वो ये काम दिए गए थे कि वो जो है इन पूरी चीजों को रेगुलेट करे। ठीक ना, इस पूरे सिस्टम में जो है वो क्लियर कट मेंशन कर दिया गया था क्या कि प्राइसेस जो है वो पहले से फिक्स रहेंगी। इनफैक्ट ये भी मेंशन कर दिया गया था कि यदि मार्केट में सप्लाई कम हो जाने के कारण यदि कीमत जो है वो मार्केट में कीमत जो है वो 50% बढ़ जाती है अचानक से, तो इस अनुबंध में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अनुबंध में भी बढ़ोतरी यानी कि किसानों को फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो दूसरे वाले भी कानून में मेंशन थी। आलोचकों का तर्क था कि फिर वही होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस में फंसा कर क्या करेंगे, ये किसानों से उनकी जमीन हड़प लेंगे। किसान जो है वो इतने सक्षम नहीं है, किसान भारत के साक्षर नहीं है, निरक्षर है, तो वो क्या होंगे, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के चंगुल में फंस जाएंगे और अल्टीमेटली अपनी जमीन गवा बैठेंगे। ठीक, एक तो तर्क ये था। दूसरा तर्क ये था कि माना कि आपने जो है वो विवाद निपटारण तंत्र दे दिया है, विवाद निपटान तंत्र दे दिया है, लेकिन विवाद निपटान तंत्र आपने क्या दिया है, आपने दिया है कि एसडीएम या अधिकारियों के माध्यम से, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से विवादों का निपटान किया जाएगा। सरकार का तर्क ये था, सरकार का कहना ये था कि अधिकारी मतलब जो आलोचक है उनका, सरकार का तर्क ये था कि इसके माध्यम से क्या होगा कि त्वरित सुनवाई हो पाएगी। कोर्ट केसेस के चक्कर में जाओगे तो तारीख पे तारीख चलती रहेगी। 5 करोड़ केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है, तो अगर इस तरह के भी केसेस पेंडिंग होने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा कि पापा ने जो है वो केस किया था, पापा जो है वो गुजर गए, उनके बेटे के बेटे जो है अब खेती कर रहे हैं, तब जाके डिसीजन आ रहा है, तो फिर क्या फायदा हुआ, तब तो फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए सरकार ने क्या कहा कि हम विवाद निपटारण तंत्र के लिए वैकल्पिक सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हम क्या करेंगे कि जिला के स्तर पर या ब्लॉक के लेवल पर जो अधिकारी वगैरह हैं उनके माध्यम से हम निपटान करवा देंगे या समाधान करवा देंगे। लेकिन आलोचकों का तर्क ये था कि आपकी जो कॉम है ना, जिस कॉम का आप हिस्सा बनने वाले हैं, कॉम मतलब अधिकारी वाला, ये जो ब्यूरोक्रेसी वाली जो कॉम है ना, ये बहुत ही भ्रष्ट मानी जाती है। तो आलोचकों का तर्क ये था कि क्या है, हर बार डिसीजन जो होगा वो उन्हीं व्यापारी या फिर खरीदारों के पक्ष में होगा। क्यों? क्योंकि किसान कुछ दे नहीं पाएगा, उनके पास जो है वो देने के लिए होगा पैसा, तो वो पैसा खिला खिला कर हर बार क्या करेंगे, अपने पक्ष में निर्णय करवा लेंगे।
तो ये कुछ आलोचनाएं थी, ये कुछ आलोचनाएं थी। सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा क्या कि हम निगरानी करेंगे इन चीजों की। ठीक, तो ये दोनों पक्ष विपक्ष थे जिनके कारण जो है वो विवाद चल रहा था। इसमें भी वही वाला विवाद था कि यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू होगा तो एमएसपी वाला जो सिस्टम है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो पहले से रहेगा, अब मान के चलिए 1-2 साल 5 साल बाद जब एपीएमसी मंडी बर्बाद हो जाएंगी तो फिर जो खरीदार होंगे वो ये बोलने लग जाएंगे क्या कि अब तो हम एमएसपी से नीचे पर ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अब किसान मजबूर हो जाएंगे। ठीक ना, तो ये सारे कुछ प्रोविजंस थे जिनके कारण इस कानून की भी आलोचना हुई। सरकार ने अपने तरफ से तर्क दिए, तर्क वितर्क बहुत लंबे समय तक चला। आलोचकों का एक तर्क ये भी था कि मान के चलिए कि मैं एक खरीदार हूं और आप एक किसान हैं, मैं खरीदार हूं आप एक किसान हैं, मैंने क्या किया आपसे 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मुझे आलू चाहिए। अब क्या किया मैंने अपनी तरफ से आपको खूब सारी नई नई टेक्नोलॉजी दी, ये मशीन लगाओ, ये फर्टिलाइजर डालो, ये करो वो करो, और 5 साल तक आपके जमीन के सारे न्यूट्रिशन को मैंने एकदम निचोड़ लिया ना। 5 साल तक ही ना मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट था, 5 साल बाद आपकी जमीन जो है वो बंजर हो गई, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो एक आलोचना का तर्क ये भी था। खैर सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर ये जो दूसरा कानून था इसके समर्थन में जो है वो अपने तर्क दिए। सरकार का ये कहना था कि यदि क्या बोलते हैं इन खरीदारों के साथ मिलकर यदि ऐसी ऐसी कंपनियां जो है वो किसानों के साथ मिलकर यदि खेती करवाएंगे तो इससे क्या होगा कि भारतीय कृषकों में जागरूकता बढ़ेगी, भारतीय कृषक जो है वो ज्यादा साइंटिफिक एग्रीकल्चर या वैज्ञानिक कृषि की ओर बढ़ पाएंगे। तो इससे भारत के किसानों को लाभ मिलेगा, उनको कॉबवेव फेनोमेना का डर खत्म हो जाएगा, वो नई टेक्नोलॉजी सीख पाएंगे, कैसे कृषि को जो है वो और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है उसके बारे में समझ पाएंगे। तो दोनों के अपने पक्ष विपक्ष थे। तीसरा कानून जो इसी दिशा में था वो था आवश्यक वस्तु अधिनियम। तीसरा कानून था वो आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन था। में संशोधन था। भारत में एक कानून है जिसको कहते हैं हम आवश्यक वस्तु अधिनियम या फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इस कानून का क्या उद्देश्य होता है, इस कानून का उद्देश्य होता है क्या कि भारत में जो कुछ चीजें जो अत्यंत आवश्यक है, कि कानून 1995 में ही आ गई थी, 1955 में ही आ गई थी, 95 नहीं 1955 में ही आ गई थी। इस कानून का उद्देश्य है कि जो कुछ आवश्यक चीजें हैं जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है, आवश्यक चीजें हैं, इनके कीमतों को गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, रेगुलेट करना चाहती है या नियंत्रित करना चाहती है। इसी कानून के अंतर्गत ही आप देखते हैं ना जब कृषि उत्पादों की कीमतें अचानक से बढ़ जाती है तो क्या होती है, गवर्नमेंट जो है वो छापेमारी करने लग जाती है, अलग अलग जगह पर रेड मारने लग जाती है, और वो जो जमाखोरी हो गया या ब्लैक मार्केटिंग हो गया इन सबों पर नियंत्रण के लिए इसी कानून का प्रयोग किया जाता है। अब जरा सोच के देखिए, मैं आपको फूड प्रोसेसिंग पहले ही पढ़ा चुका हूं, खाद्य प्रसंस्करण पहले ही पढ़ा चुका हूं। आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या बोलता है कि आप जो है ये इन खाद्य पदार्थों का भंडारण एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते हो। अब जरा सोच के देखिए, मैं एक फैक्ट्री चलाना चाह रहा हूं तो मुझे तो साल भर चाहिए वो रॉ मटेरियल, मैंने क्या किया है अपने यहाँ जमा करके रख रखा है, इतने में जो है वो 2 पुलिस वाले पहुंच गए, बोल रहे हैं क्या कि तुमने इस कानून का उल्लंघन किया है, अच्छा पानी दो। बात समझ में आ रहा? तो ये एम्बिग्विटी है, ये विरोधाभास है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में सेक्शन 377 आईपीसी का सेक्शन 377 सुना है, नाम तो जरूर सुना होगा। आईपीसी इंडियन पीनल कोड, इसमें धारा 377 जो कि समलैंगिकता को अपराध घोषित करती थी, समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी को अपराध घोषित करती थी। इट हैज बीन पार्शियली स्ट्रक डाउन बैक इन 2017 इटसेल्फ। इसको जो है वो आधा खत्म कर दिया गया है 2017 में ही। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का नाम, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भारत में समलैंगिक जो संबंध होते हैं वो अपराध की श्रेणी में नहीं माने जाएंगे। 2017 खत्म हो चुका है, जाके इंटरनेट पर टाइप कीजिए, आज भी आपको खूब सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे जहां पर पुलिस वालों ने उठा लिया 2 आदमी को, क्या कि समलैंगिक जो है वो अपराध। तो जागरूकता
कानून में यदि विरोधाभास होता है ना, तो उसके कारण क्या होता है, कानून काम करना टफ हो जाता है। तो इसी दिशा में बढ़ते हुए सरकार क्या करना चाह रही थी, सरकार करना चाह रही थी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करना चाह रही थी, ताकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरह को भंडारण की सुविधाएं दी जा सके। फिर से वही आलोचकों का तर्क क्या था कि सरकार इस कानून के माध्यम से क्या करना चाह रही है, जमाखोरी को बढ़ावा देना चाह रही है, कालाबाजारी को बढ़ावा देना चाह रही है। तो इस तरह के तर्क थे। सरकार का अपना तर्क था, सरकार का कथन क्या था कि इस कानून के माध्यम से वो भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या खाद्य प्रसंस्करण या निजी निवेश, अभी हमने देखा ना भंडारण की सुविधाओं की कमी के कारण भारत में बहुत भारी मात्रा में अनाज जो है वो बर्बाद हो जाता है। अब जरा आप सोच के देखिए, आप एक निजी निवेशक हैं, आपके पास पैसा है, आप कोल्ड स्टोरेज खोलना भी चाहते हैं, लेकिन क्या है, ये कानून अपने आप में विरोधाभासी है। क्या कि अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा करते हैं तो बहुत तरह की समस्या है। तो इस कानून में ये जो विरोधाभास था, इस विरोधाभास को दूर करने के लिए इसमें संशोधन किया गया था, ठीक ना। खैर तीनों कानून जो है वो द्वारा वापस लिए जा चुके हैं, ठीक। तो कोई नहीं, बस मेरा ऑब्जेक्टिव था आपको बस एक व्यू समझाना, एक विजन क्लियर कर देना, जिसके माध्यम से आपको क्लियर हो जाए कि आखिर सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाना चाहती है। तीनों कानून भी क्लियर हो गए। अब जरा हम देखने की कोशिश करते हैं कि कृषि की दिशा में सरकार, कृषि में सुधार की दिशा में सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जा सकते हैं। कृषि से ज्यादा अच्छा रहेगा, हम इसको लिखते हैं कृषकों की संरक्षण में सरकारी कदम। सबसे पहला कदम इस दिशा में जो है वो जो उठाया जा रहा है या जो हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है वो क्या है, now the policies related to agriculture has been focused on income, यानी कि अब जो नीतियां है ना वो आय केंद्रित हो गई है। पहले जो नीतियां थी वो उत्पादन केंद्रित थी। बात को जरा समझिएगा, यहां जो मैं समझाना चाह रहा हूं, उत्पादन केंद्रित नीति से आय केंद्रित नीति की ओर रुझान। नीति की ओर शिफ्ट या स्थानांतरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा बात को समझिएगा। पर हाँ एक डिस्क्लेमर पहले ही ध्यान रखिएगा, आप लोगों में से किसी को इस ब्लू कलर में भगवा कलर तो नहीं दिख रहा ना, या फिर ग्रीन कलर नहीं ना दिख रहा, तो वो मत दिखने की कोशिश कीजिएगा। हम जो भी समझा रहे हैं, हम बस सरकार के जो कदम है उनको जो है वो प्रोज कॉन्स की बस हम यहाँ पर एक समीक्षा कर रहे हैं। मेरा बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं है, और इनफैक्ट मैं आपको भी बोलूंगा कल आप चाहे ब्यूरोक्रेट बन जाइए, आप एक अधिकारी क्यों ना बन जाइए, आपको एक वैल्यू है, आपको एथिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा क्या कि आप पॉलिटिकली बायस नहीं हो सकते हैं, आप राजनीतिक रूप से जो है वो एक पर्टिकुलर बायसनेस नहीं रख सकते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए जो है ये जो विचार है इसको किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। तो क्या है, हम लोग क्या देख रहे थे, पहला कदम जो शिफ्ट हमें देखने को मिला है वो किस संदर्भ में देखने को मिला है, वो देखने को मिला है कि आय केंद्रित नीतियां हो गई है प्रोडक्शन सेंट्रिक नीतियों के स्थान पर, ठीक ना। प्रोडक्शन सेंट्रिक नीतियों के स्थान पर आय केंद्रित नीतियां जो है वो स्थापित कर दी गई है। जरा बात को समझिएगा, उत्पादन केंद्रित नीति से आय केंद्रित नीति की ओर स्थानांतरण का मतलब क्या है, जरा बात को समझिए। शादी के बाद से ही निरंतर हम उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि पहले मान के चलिए 100 टन उत्पादन होता था, तो इस साल जो है वो 110 टन करेंगे, 120 टन करेंगे। तो ये केंद्रित किस पर है, उत्पादन पर। बात को समझिए, उत्पादन बढ़ना अपने आप में यह चीज इंश्योर नहीं करता है कि इससे किसानों की आय भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि सप्लाई बढ़ जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट प्राइसेस क्रैश कर जाए, ठीक ना। और पहले ही मैं बता चुका हूं, एग्रीकल्चर सफर्स फ्रॉम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कृषि जो है वो घटते हुए लाभ की समस्या से ग्रसित है।
तो नाउ द पॉलिसी शिफ्ट हैज बीन ऑन इनकम सेंट्रिक। अब जो है वो नीतियां वो किस पर केंद्रित हो गई है, वो हो गई है आय बढ़ाने पर। अब एक बात बताइए, यदि आय बढ़ाने पर यदि फोकस किया जाएगा तो उत्पादन अपने आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक ना। आय बढ़ाने पर पॉलिसी का फोकस होना अपने आप में इस चीज को इंश्योर करता है कि उत्पादन में वृद्धि होनी तय है। ये पॉइंट मेरी समझ में आ रही है। तो नाउ द फोकस, अब जो है वो फोकस चेंज कर दिया गया है। अब उत्पादन केंद्रित नीतियां नहीं है, अब आय केंद्रित नीति। इसकी पॉइंट आपको मिलेगा यदि आप नीति आयोग का डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे ना, स्ट्रेटजी एट द रेट 75, स्ट्रेटजी एट द रेट 75, ठीक ना। इसमें भी आपको यही क्लियर कट जो है वो पॉइंट देखने को मिलेगा कि किसानों की आय को बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए क्या कदम लिया गया था, घोषणा की गई थी 2016 में, क्या कि अगले 7 वर्षों में किसानों की आय को दुगना कर देना है। 2015-16 में ये घोषणा की गई थी। 2015-16 में घोषणा की गई थी कि अगले 7 वर्षों में किसानों की आय को दुगना करना है। आय को दुगना करना है। 2015-16 से 7 वर्ष यानी कि 2022, ठीक ना। तो 2022 में किसानों की आय को दुगना करना था, ठीक। तो जैसे ही 2022 समाप्त हुआ 31 दिसंबर, तो बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर वगैरह पूछने लग गए क्या कि सरकार का तो उद्देश्य था कि 7 वर्षों में जो है वो किसानों की आय को दुगना कर देना है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है ना वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से संबंधित सेक्रेटरी जो है वो सामने आए और उन्होंने ऑफिशियल, शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी संबंधित थे, दोनों ने जो है वो स्टेटमेंट्स दिया। उन्होंने 2-3 बातें कही। सबसे पहली बात है तो उन्होंने कहा क्या कि हम 2015-16 के स्तर से किसानों की आय को 70 से 75% तक बढ़ाने में सफल हो पाए हैं। पहला तो पॉइंट कि 70 से 75% तक हम किसानों की आय बढ़ाने में सफल हो चुके हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया क्या कि इट्स टू अर्ली नाउ टू आस्क दिस क्वेश्चन। ये बहुत जल्दी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिकॉज व्हाट, अभी भी 6 महीना बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि भारत में फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष जो होता है वो कब से कब तक चलता है, वो चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। बट द एग्रीकल्चर ईयर यानी कि कृषि वर्ष जो होता है भारत में, जो कृषि वर्ष है वो कब से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और वो कब तक चलता है, 30 जून तक। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला क्या कि वी स्टिल हैव 6 मंथ्स लेफ्ट, अभी भी हमारे पास 6 महीने का समय बचा हुआ है, ठीक ना, 6 महीने का समय बचा हुआ है। खैर उन्होंने फिर भी ये बोला कि बट स्टिल हम जो है ऐसा थोड़ी 6 महीना में, मतलब 6.5 साल में जो है वो तुम 70% तक पहुंच पाए और 6 महीना में ऐसा क्या रॉकेट बांध के उड़ा दोगे क्या कि 6 महीना में तुम 30% अचीव कर लोगे, तो ये संभव नहीं था। लेकिन हाँ, इनका तर्क ये था कि ये जो 30% की कमी रह गई ना, 30 से 25% की ये जो कमी रह गई, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है 3 कृषि कानूनों का रोल बैक, ठीक ना। यानी कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड इसके पीछे क्या रहा कि वो जो 3 कृषि कानूनों को वापस किया गया ना, इसके कारण ये जो 25% की कमी रह गई ना, ये इस कारण से रह गई। तो उन्होंने क्या कहा कि 3 कृषि कानूनों का वापस लिया जाना, की वापसी, ये एक कारण रही जिसके कारण हम किसानों की आय दुगना करने के अपने लक्ष्य को पूरी तरह से नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये पॉइंट समझ में आया, ठीक। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव तो इस दिशा में ये था। ये देखते हैं इस दिशा में और क्या सरकार द्वारा कदम उठाए गए। तो द ईयर वाज 2004, 2004 में भारत में कृषि के संदर्भ में यदि कोई अगर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो उनका क्या नाम है, एमएस स्वामीनाथन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, भारत के हरित क्रांति के पितामह जिनको कहा जाता है। इन्हीं की अध्यक्षता में नेशनल फार्मर कमीशन, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया और इस आयोग को काम दे दिया गया
क्या कि कृषि में को कैसे भारत में बढ़ावा दिया जाए या युवाओं को कृषि की तरफ कैसे आकर्षित किया जाए, इस संदर्भ में कुछ सुझाव देने के लिए, इस संदर्भ में सुझाव देने के लिए किसको, नेशनल फार्मर कमीशन या फिर मतलब नेशनल एग्रीकल्चरल कमीशन को का गठन किया गया। इस कमेटी ने अपने सुझाव दिए, इसी दिशा में एक सुझाव आया था C2, याद आ रहा है एमएसपी में जो C2 वाली जो बात की थी मैंने, C2 एमएसपी में C2 वाली जो बात की थी कि C2 प्लस 50% अधिक होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या होगा, यदि कृषि से संबंधित मतलब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा युवा जो है वो कृषि की तरफ आने के लिए आकर्षित होंगे। क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा युवा जो है वो कृषि की तरफ आने के लिए आकर्षित होंगे। इसी कमीशन ने सुझाव दिया था कि अब हमें हरित क्रांति से आगे बढ़कर ग्रीन रेवोल्यूशन, अरे C2 ये एमएसपी वाला बता चुका हूं आप लोगों को, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं। इसी कमीशन ने यह भी रिकमेंड किया कि अब हमें हरित क्रांति से आगे बढ़कर सदाबहार हरित क्रांति की ओर बढ़ना होगा। सदाबहार हरित क्रांति, एवरग्रीन रेवोल्यूशन। व्हाट इज दिस एवरग्रीन रेवोल्यूशन, बताता हूं। जब हम हरित क्रांति पढ़ रहे थे तो उस टाइम मैंने डिटेल में बताया था आपको कि हरित क्रांति के बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुए, कई सारे मैंने नकारात्मक प्रभाव बताए थे उस टाइम, और मैंने उस टाइम ये भी बोला था कि इन सब चीजों का मैं बाद में यूज करूंगा। देख रहे हैं, पहले दूसरी क्लास में हमने कॉबवेब फेनोमेना पढ़ा था, हमने पढ़ा था घटते हुए लाभ का नियम, यूज हो रहा है ना। आजकल लास्ट क्लास है एग्रीकल्चर की, ठीक ना, शायद कुछ बचा रह जाएगा तो कल की क्लास में हम लोग समाप्त कर लेंगे एग्रीकल्चर को, ठीक ना। जरा देख रहे हैं, पहले दिन जो हम लोगों ने चर्चा स्टार्ट की थी वो यहाँ यूज हो रही है, ऐसे पढ़ा जाता है इंटीग्रेट करके टॉपिक को, ठीक ना। तो इस कमीशन ने बताया कि अब हमें हरित क्रांति से सदाबहार हरित क्रांति की ओर बढ़ना होगा। सदाबहार हरित क्रांति क्या है? सदाबहार हरित क्रांति का वो प्रारूप है जिसमें उत्पादकता तो बढ़े लेकिन पर्यावरण या फिर जो है वो पर्यावरण पर या मृदा पर जो है वो नकारात्मक प्रभाव जो है वो कम से कम हो। दैट इज नोन एज सदाबहार हरित क्रांति, यानी कि ये जो सदाबहार रहे, एवरग्रीन रहे। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन हरित क्रांति हुई और उसके बाद स्थितियां इतनी खराब हो गई कि फिर जो है वहां हरित क्रांति तो दूर, वहां खेती भी ठीक से नहीं हो पा रही, तो ऐसा नहीं, ठीक। तो सदाबहार हरित क्रांति, इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग। अगला चैप्टर यही है, हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो सकता है एग्रीकल्चर में, तकनीक का प्रयोग, तकनीकों के प्रयोग के माध्यम से कृषि, ऐसी बीजों का निर्माण जो है जो क्या कर सके, कम जल का दोहन करे या कम जल में जो है वो अच्छी फसल दे सके। सैटेलाइट के माध्यम से जो है वो अलग अलग क्षेत्रों का निर्धारण करना, कहां पर कौन सी फसल लगाई जा सकती है, ठीक ना। तो तकनीकों के माध्यम से कृषि करना, दैट इज सदाबहार हरित क्रांति। यहां तक बात समझ में आई, ठीक। तीसरा, इसी दिशा में यदि हम बात करें तो एग्रीकल्चर के पूरे चेन को समझिए, पूरे चेन को समझिए, एग्रीकल्चर कैसे होता है। एग्रीकल्चर कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है मिट्टी से, यानी कि मृदा, मृदा मृदा से स्टार्ट होता है। मृदा की दिशा में सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं? सबसे पहला कदम सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक ना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ठीक। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सरकार द्वारा जो है वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड नाम की एक योजना चलाई गई है, जिसमें क्या उद्देश्य है, जिसका उद्देश्य है कि हर 3 साल में एक बार किसान जो है वो जाकर अपनी मिट्टी का जांच करवा सकता है। उस जांच में बकायदा उसको पूरा रिपोर्ट दिया जाता है, ऐसा बोला जाता है, बाकी वास्तविकता आप लोगों को पता है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वास्तविकता आपको पता है, इसलिए तो आप लोगों से उम्मीद है ना कि कल आप लोग जब जाइएगा तब जो कम से कम बताया जाता है वैसा जो है वो वास्तविकता में भी हो सके। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड में क्या है, इनकी अपेक्षा होती है क्या कि वो जो जाएंगे ना तो जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो उस मिट्टी पर रिसर्च करके, उस मिट्टी पर जांच करके बकायदा किसानों को पूरा लिस्ट देगा क्या कि आपकी मिट्टी में किस प्रकार के न्यूट्रिशन, किस प्रकार के
किस प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है, किसकी कम है, आप किस तरह के फर्टिलाइजर यूज कीजिए, कौन कौन सी फसलें आपकी मिट्टी के अनुरूप हैं, तो ये सारा पूरा डिटेल ब्यूरो देने की बात की जाती है। तो इस दिशा में मृदा की दिशा में मृदा स्वास्थ्य कार्ड नाम की एक योजना चलाई गई है। इतना ही नहीं, मृदा या फिर जमीन से संबंधित विवादों को दूर करने के लिए स्वामित्व योजना भी चलाई गई है पंचायती राज व्यवस्था द्वारा, ठीक ना। स्वामित्व योजना जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य है कि लैंड राइट्स जो है, आपके भूमि पर आपका अधिकार जो है वो जियो टैगिंग वगैरह के माध्यम से भूमि से संबंधित विवादों का निपटारा हो, ठीक है। तो ये तो हो गया मृदा। अब ज्यादा मृदा है, मेरे पास मिट्टी हो गई, जमीन हो गई, अब क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए बीज, सीड्स चाहिए ना, बीज चाहिए। दूसरा उद्देश्य तो, दूसरा स्टेज तो यही है। बीजों के लिए क्या किया जा रहा है, अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। नए तरह के जो है वो हाइब्रिड बीजों का निर्माण किया जा रहा है, हाइब्रिड बीजों का निर्माण किया जा रहा है। इसी दिशा में बात की जा रही है जीएम क्रॉप्स की, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स। साइंस एंड टेक में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा जीएम क्रॉप्स। अभी बस इतना समझ लीजिए मेरे से, क्योंकि मैं समझाने लग जाऊंगा तो हम डेविएट कर जाएंगे, एग्रीकल्चर से हम लोग साइंस एंड टेक में पहुंच जाएंगे। अभी बस मुझसे इतना समझ लीजिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो हमारे होते हैं ना, वो जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर हमारे कुछ जेनेटिक कोड्स होते हैं, ठीक ना, जिसके बेसिस पर हमारा शारीरिक, हमारा जो है वो रूपरेखा, बाकी पूरा ढांचा सब कुछ जो है वो तय होता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है कि एक बीज में किसी दूसरे प्रजाति के जीन के कुछ अवशेषों को डाल दिया जाए, जिसके माध्यम से इस बीज में कुछ खास तरह की प्रकृति उत्पन्न हो जाए। दैट इज नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जैसे कि भारत में आपको पता होगा, वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित यदि कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, या फिर आप बोल सकते हैं कि एकमात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जिसको स्वीकृति मिली हुई है, दैट इज व्हाट, दैट इज बीटी कॉटन। बीटी कॉटन को जो है वो स्वीकृति मिली हुई है भारत में। अभी बात चल रही है वो डीएमएच, वो जो मस्टर्ड है ना, जीएम मस्टर्ड, उसकी बात चल रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से जो है वो स्वीकृति नहीं मिली है। पिछले साल अक्टूबर नवंबर में जो है वो एक संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है जीएक, भारत सरकार की संस्थान है, उसने स्वीकृति दे दी है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं आया है, तो कोई नहीं, हम बीटी के माध्यम से बस समझ रहे हैं। बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन में देखिए, ये कपास का बीज है, कि कपास का बीज जो है, इस पर बॉलवर्म नाम का एक कीड़ा है जो बहुत ज्यादा इसको बर्बाद करता है। बॉलवर्म, ठीक नाम का एक कीड़ा है जो क्या करता है, कपास की फसलों को चट कर जाता है, ठीक ना। तो ये देखा गया कि ये जो बॉलवर्म है ना, इसको रोकने के लिए एक दूसरा बैक्टीरिया निकला जिसका नाम था बैसिलस थुरिनजेनेसिस, बीटी, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक ना। इस बैक्टीरिया के अंतर्गत एक ऐसा टॉक्सिन पाया जाता है, एक ऐसा जहर पाया जाता है जो यदि बॉलवर्म अगर टेस्ट कर ले, जीभ में टच हो जाए, तो बॉलवर्म मर जाएगा। तो क्या किया गया, उस बैसिलस थुरिनजेनेसिस के जीन में से वो जीन निकाला गया और उसको क्या किया गया, कॉटन के बीज में डाल दिया गया। तो क्या होगा कि ये जो कॉटन की बीज होंगी ना, ये भी वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगी, और जैसे ही बॉलवर्म आएगा, इस पर अटैक करेगा, वो बॉलवर्म मर जाएगा। दिस इज व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक ना। इसके माध्यम से क्या है, वही पेस्ट कंट्रोल, कीट प्रबंधन वगैरह के माध्यम से किया जाता है, और भी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। जैसे कि हम जान ही रहे हैं ना, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जैसे जैसे वैश्विक उष्णन बढ़ रहा है, वैसे वैसे मृदा में नमी की मात्रा कम हो रही है। तो हमें ऐसी बीजें चाहिए, हमें ऐसी फसलों की आवश्यकता होगी जो क्या है, कम नमी में भी उग सके। तो बीजों की दिशा में ये कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बीज के बाद। बीज के बाद मुद्दा क्या है, सिंचाई। अरे बीज बुआई कर दी है, अब पानी डालेंगे ना। सिंचाई, सिंचाई के लिए है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 2015 में ही इस योजना को इंप्लीमेंट किया गया है, लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य है हर खेत को जल। इसका नारा है हर खेत को जल, या फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रति बूंद अधिकतम फसल। ठीक, ये इसके कुछ नारे हैं जिनके माध्यम से, मतलब बट ऑब्वियस है आपसे यही क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा पूरा स्ट्रक्चर, तो आप चर्चा करके बस निकल जाइएगा, ठीक ना। और बाकी पढ़ना है तो थोड़ा सा जाके देख भी लीजिएगा क्या कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्या सैलिएंट प्रोविजन है, ठीक ना। तो इसके माध्यम से क्या है, सिंचाई
में मदद की जा रही है। यही नहीं, इसी के साथ साथ एक दूसरी योजना है जिसका नाम है पीएम कुसुम। पीएम कुसुम, ठीक ना। इसका फुल फॉर्म है कुसुम का, कृषि ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाअभियान। कृषि ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाअभियान कुसुम। इसका उद्देश्य क्या है? इसके अंतर्गत ऑफ ग्रिड सोलर पंप लगाने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। क्या कि तुम बिजली से कनेक्टिविटी में दिक्कत है तो तुम सोलर पंप लगाओ अपने खेत में, हम तुमको सब्सिडी दे देंगे। इसके माध्यम से भी सिंचाई की सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। तो सिंचाई की दिशा में आप ये 2 स्कीम लिख के आराम से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। यदि हम उर्वरकों की बात करें, हम सिंचाई कर दिया, अब उर्वरक डालना है, खाद डालना है, खाद डालना है। इसकी दिशा में, इस दिशा में खूब सारे कदम उठाए गए हैं। इस दिशा में क्या क्या कदम उठाए गए हैं? जैसे कि यूरिया सब्सिडी एंड ऑल दैट, ये तो सरकार देती ही है रासायनिक उर्वरकों के लिए, यूरिया वगैरह में सब्सिडी, यूरिया सब्सिडी, ये सब सरकारी मदद है ही। लेकिन इसी के साथ साथ परंपरागत कृषि विकास योजना चलाई जा रही है भारत में, परंपरागत कृषि विकास योजना। इसको चाहे तो आप बीज वाले में भी डाल सकते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्राकृतिक उर्वरकों के माध्यम से वो जो गोधन या पशुधन वगैरह से जो है उसको जो है वो पारंपरिक रूप से, जैसे हमारे यहाँ चलता था ना वो खाद वगैरह, उसमें केचुआ वगैरह डालकर उसको जो है वो वर्मी कंपोस्ट के रूप में कन्वर्ट करके उसको प्रयोग करना। ऐसे प्लांट लगाने, ऐसे जो है वो ढांचा खड़ा करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है, 50% तक सब्सिडी देती है। ठीक है, तो ये योजना है जो उर्वरकों की दिशा में काम किया जा रहा है। कल परसों की क्लास में जब हम इस बार का बजट पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम में आपको बताऊंगा पीएम प्रणाम। इस बार के बजट में घोषणा की गई है पीएम प्रणाम, जिसका उद्देश्य क्या है कि वैकल्पिक क्या बोलते हैं, उर्वरकों की दिशा में काम करना। ये बात भी समझ में आया? ठीक ना। इसी दिशा में यदि हम बात करें तो नई नई योजनाएं लाई जा रही है। नीम कोटेड यूरिया, नीम कोटेड यूरिया, नीम कोटेड यूरिया का क्या उद्देश्य है? नीम का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि इससे कीटनाशक मर जाएंगे या कीटाणु मर जाएंगे, वो नहीं। नीम कोटेड यूरिया का उद्देश्य क्या होता है? यूरिया बहुत जल्दी से पिघल जाता है डालने के बाद। नीम कोटेड यूरिया का क्या उद्देश्य होता है? दो, पहली बात तो उसको डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। मैं आप लोगों को बता रखा है ना, सब्सिडी में क्या होता है? डाइवर्जन, कि यूरिया पर सब्सिडी दी जा रही है किसानों के लिए, लेकिन उसको बेच लिया गया किसी केमिकल फार्मा वाले को। लेकिन नीम कोटेड यूरिया उनके लिए प्रयुक्त नहीं हो पाएगा। तो नीम कोटेड यूरिया का पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है। दूसरा है नीम कोटेड यूरिया धीरे धीरे रिसते हैं, धीरे धीरे जो है वो पिघलते हैं। तो इससे क्या है कि आपके जमीन को या आपके मृदा को या आपकी फसल को लंबे समय तक थोड़े थोड़े मात्रा में जो है वो पोषक तत्व मिलते रहते हैं। ये है नीम कोटेड यूरिया का उद्देश्य। यहां तक बात समझ में आया? अगला यदि हम स्टेज देखें उर्वरक के बाद, तो क्या है? कीटनाशक। कीटनाशक, कीटनाशकों की दिशा में क्या किया जा रहा है? आप चाहें तो इसको भी डाल सकते हैं, जीएम क्रॉप्स को डाल सकते हैं। ठीक, बाकी कीटनाशकों की दिशा में और बहुत विविध तरह के जो है वो काम किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआईज वगैरह के माध्यम से इस तरह के कीटनाशकों के निर्माण में जो है वो सिखा रही है, उस दिशा में काम करने की कोशिश की जा रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना से भी जोड़ सकते हैं। गोमूत्र वगैरह, वो नीम वगैरह मिक्स करके तैयार करने की बात की जाती है। इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो ये है मेनली किससे संबंधित योजनाएं? प्री हार्वेस्ट से संबंधित। यहां तक जो हमने देखा ना, ये किससे संबंधित है? प्री हार्वेस्ट, यानी कि कटाई से पूर्व वाले। कल हम लोग देखेंगे कि कटाई के बाद के लिए क्या, भंडारण के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। कुछ तो हम लोगों ने चर्चा कर ही ली है, एक बार फटाफट जो है वो सरसरी निगाहों से देखेंगे। और फिर कल हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स, किसानों की मदद में टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग हो सकता है। कल की क्लास बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपने जिंदगी में पहली बार सुनी होंगी। ठीक ना। तो तकनीक का कैसे प्रयोग हो रहा है किसानों की मदद के लिए, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। कल हम टेक्नोलॉजी मिशन के बारे में भी संक्षिप्त चर्चा करेंगे और कल हमारा एग्रीकल्चर चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। प्री फार्म लॉ से संबंधित सारे विवाद, सारे मुद्दे जो हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।